अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और आज मैं आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये हमारा कोर्स अभी बदला है। 2025 में न्यू बुक आई है, फेडरल बोर्ड की, एसएलओ बेस्ड है और नेशनल बुक फाउंडेशन की पब्लिकेशन है। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। वीडियो को आगे देखने से पहले एक चीज नोट कीजिएगा कि वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको टाइम लाइन आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। हर टॉपिक के सामने उसका टाइम लिखा हुआ है कि कहाँ कौन सा टॉपिक किस टाइम पे अवेलेबल है। तो अगर आपको डायरेक्ट किसी टॉपिक पे हिट करना है, डायरेक्ट किसी टॉपिक पे जाके उसको समझना है, तो आप उसके सामने जो टाइम दिया गया है अपने वीडियो को उस टाइम पे ले जाएं, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। इससे आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। मेरा ओपिनियन ये है कि इसका नाम हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री की बजाय एसेंशियल्स ऑफ केमिस्ट्री होना चाहिए, यानी केमिस्ट्री के लिए जरूरी कौन कौन सी नुकात है या केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें क्या क्या अप्रोच अपनाना चाहिए। तो असल में इसका नाम, मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है, सो मेनी पीपल ऑफ यू माइट डिसएग्री विद मी और माइट निगेट माय कॉन्सेप्ट, बट द थिंग इज इसमें केमिस्ट्री की हिस्ट्री नहीं बताई गई। असल में इसमें केमिस्ट्री के तमाम पहलू बताए गए हैं कि कौन कौन से पहलुओं से और किन किन स्ट्रेटजीज को अपनाकर हम केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। सो आप डिसएग्री कर सकते हैं मेरे इस राय से। चैप्टर को पढ़ने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले एक वर्ड आएगा पैराडाइम। आपको पैराडाइम के बारे में बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि पैराडाइम क्या है। ये वर्ड आर्ट्स में भी, ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी और साइंस के सब्जेक्ट्स में भी यूज होता है। पैराडाइम का असल में मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सांचा, कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें एक्सप्लेन कर पाता है किसी सब्जेक्ट के बारे में, कि हम उसको उसके बारे में सोचें कैसे, हम उसको समझें कैसे, या हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज या अप्रोचेस लड़ाएं ताकि उस सब्जेक्ट के बारे में हमें डिटेल्स मालूम हो। सो तो पैराडाइम कोई भी ऐसा मॉडल, कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी जो हमें एक्सप्लेन करे अबाउट सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि वो सब्जेक्ट आर्ट्स के हो सकते हैं, हिस्ट्री के हो सकते हैं, ज्योग्राफी के हो सकते हैं, केमिस्ट्री के हो सकते हैं, बायो के हो सकते हैं। कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क, कोई भी ऐसा मॉडल, कोई भी ऐसा अप्रोच जो हमें एक्सप्लेन कर पाए सब्जेक्ट को, वो हमें सोचने पर मजबूर करे उस सब्जेक्ट के बारे में, वो हमें उसको समझने पर मजबूर करे उस सब्जेक्ट के बारे में, और हम किस तरीके से अप्रोच करें उस सब्जेक्ट के लिए। अगर हम कोई ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन कर लेते हैं, अगर हम इस किस्म का एक खास स्ट्रेटेजी या मॉडल डिजाइन कर लेते हैं जिस जो हमें मजबूर करे इन 3 कामों पर उस सब्जेक्ट के मुतालिक, तो वो फ्रेमवर्क और वो मॉडल एक्चुअली पैराडाइम कहलाता है। सादा अल्फाज में बता दूं तो एक ऐसा तरीका किसी भी सब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए, कोई भी जो तरीका हम इख्तियार करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, वो तरीका पैराडाइम कहलाता है। सिंपल, कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। पैराडाइम के बाद हमारी बुक में जो वर्ड यूज किया हुआ है वो है साइंटिफिक पैराडाइम। चूंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं और फिर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में मुझे साइंटिफिक पैराडाइम के बारे में, इसका मतलब है कि ये तो हो गई नॉर्मल डेफिनेशन। अब आ जाते हैं साइंटिफिक पैराडाइम की तरफ से। साइंटिफिक पैराडाइम क्या कहता है? ओके, जारी बात है, पैराडाइम वर्ड यूज हुआ तो इसका मतलब है कि फ्रेमवर्क के मॉडल वर्ड, ये वाला फ्रेमवर्क को मॉडल वर्ड तो यहाँ पर यूज होगा। कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क या मॉडल या सांचा या तौर तरीका या स्ट्रेटेजी जो कि हमें एक्सप्लेन कर पाए किन किन चीजों के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे मटेरियल्स हैं, अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं, जानना चाहते हैं, या फिर न्यू मटेरियल्स को बनाना चाहते हैं कि जिसकी अपनी अलग अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को स्टडी करता हूं, या फिर न्यू मटेरियल्स जिसके अलग अलग खवास हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उनको स्टडी करता हूं, या फिर यही साइंटिफिक पैराडाइम मेरे लिए एज अ गाइड बनकर आता है, जो मुझे रिसर्च और डेवलपमेंट वाली फील्ड में मुझे बहुत सारी चीजें अयां करता है, आश्कार करता है, मेरे सामने वो चीजें डिस्प्ले करता है रिसर्च और डेवलपमेंट के टाइम पे, एज अ गाइड मेरे सामने मतलब मेरे लिए सर्व करता है। या फिर
बिहेवियर ऑफ केमिकल्स या उनके इंटरेक्शन के, केमिकल्स के आपस में बिहेवियर्स कैसे हैं, इंटरेक्शन करते वक्त इनके बिहेवियर्स कैसे हैं। अगर मटेरियल्स की ये मालूमात मुझे किसी मॉडल के थ्रू पता चल जाए तो वो साइंटिफिक पैराडाइम कहलाएगा। मैं दोबारा बता देता हूं, साइंटिफिक पैराडाइम एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमें एक्सप्लेन करता है, बताता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में, नए मटेरियल्स के बारे में, एक हमारे लिए एज अ गाइड सर्व करता है रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड में, और हमें डिफरेंट केमिकल्स के बिहेवियर और उनके इंटरेक्शन के बारे में बताता है। आई होप समझ आ गया होगा। ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू टॉपिक है, अपडेटेड चीजें हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आपको शायद कंफ्यूजन हो। हम जैसे ही चैप्टर आगे प्रोसीड ऑन करेंगे ये सब चीजें आपके लिए मजीद आसान से आसान तर होती जाएंगी। सिंपल एज दैट। अच्छा जी, चलें अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वो थर्ड वन है रिपीटेबिलिटी एंड फोर्थ वन है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो अगर हम बुक से डायरेक्ट स्टडी करते हैं रिपीटेबिलिटी के बारे में तो काफी मुश्किल से समझ आएगा आपको, क्योंकि वो वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन मैं हूं ना, ठीक है। रिपीटेबिलिटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक ही बंदा एक ही एक्सपेरिमेंट सेम कंडीशंस में रहते हुए परफॉर्म करे और उसको रिजल्ट भी सेम ही मिले। यानी एक साइंसदान है, उसने एक तजर्बा किया, उस तजर्बे में उसको एक रिजल्ट मिला, अब वही तजर्बा वो दोबारा करे उसी कंडीशंस में रहते हुए, उसी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए, उसी लैब में रहते हुए, यानी कंडीशंस वो चेंज ना करे, सेम रहे। तो अगर एक ही बंदा एक ही तजर्बा सेम कंडीशन में रहते हुए बार बार करे तो उसको रिजल्ट भी वही मिलेगा। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। आई होप समझ आ गया होगा कि सेम पर्सन सेम टेस्ट परफॉर्म करे मुतअद्दद दफा, बारहा, लेकिन कंडीशंस चेंज ना करे, ना ही वो लैब को चेंज करे, ना ही वो ऑपरेटर्स को बदले, ना ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या जो रूम टेम्परेचर है उसको चेंज करे। अगर एक ही बंदा एक ही तजर्बे को बार बार परफॉर्म करे उसी हालात में रहते हुए और उसका नतीजा भी बार बार, रिजल्ट भी उसका सेम ही आए, तो ये फिनोमेना कहलाता है रिपीटेबिलिटी। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में ये होता है कि हम सेम एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट वही बंदा परफॉर्म नहीं करता, बल्कि किसी और लैब में कोई एक साइंसदान परफॉर्म करे, कुछ किसी दूसरे लैब में दूसरा साइंसदान परफॉर्म करे, तीसरे लैब में कोई तीसरा साइंसदान परफॉर्म करे। तो मुख्तलिफ लोग एक ही एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ कंडीशंस में जब परफॉर्म करें और उनसे भी रिजल्ट अगर सेम ही आए तो इस फिनोमेना को रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहा जाता है। मैं दोबारा समझा देता हूं, अगर एक ही किस्म का तजर्बा, एक ही किस्म का एक्सपेरिमेंट मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोग करें और उनसे सेम रिजल्ट आए तो इसमें इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो अगर हम रिपीटेबिलिटी में और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में एक मेजर डिफरेंस देखें तो वो ये होगा कि एक्सपेरिमेंट सेम रहेंगे। इसमें भी सेम एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें भी सेम एक्सपेरिमेंट होगा, इसमें भी सेम एक्सपेरिमेंट बारहा करना पड़ेगा, इसमें भी सेम एक्सपेरिमेंट बारहा करना पड़ेगा। फर्क आ जाता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले में। यहां पर एक ही बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसी को, और वो कंडीशंस भी नहीं बदल रहा, वो सेम लैब में सेम ऑपरेटर्स को यूज करते हुए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो रिजल्ट भी उसका सेम आएगा। अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो फिर ये फिनोमेना कहलाएगा रिपीटेबिलिटी। लेकिन अगर हम यहां पर आते हैं तो यहां पर एक्सपेरिमेंट भी सेम है, बार बार वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पर्सन्स के तहत। तो अगर मुख्तलिफ बंदों के तहत मुख्तलिफ कंडीशंस के तहत सेम एक्सपेरिमेंट को बारहा परफॉर्म किया जाए और वो रिजल्ट सेम दे तो ये फिनोमेना कहलाता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मजीद किसी नए तरीके से समझा दूंगा। हमारे चैप्टर का जो पहला टॉपिक है जो जिसका सीरियल नंबर 1.1 बनता है
उसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री। यानी कि प्रिंसिपल्स मीन कि कौन कौन से कवानीन हैं, किन कवानीन के तहत हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स यानी वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो लॉज, और मेथड्स का मतलब है प्रोसीजर्स। तो कौन कौन से लॉज हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं केमिस्ट्री में, हम वो पढ़ेंगे। अब इन्होंने चंद के नाम बताए हुए हैं। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, बात यह है कि अगर आपने साइंस ही स्टडी करनी है तो आपको सबसे पहले साइंटिफिक कम्युनिटी में बैठना पड़ेगा। साइंसदानों के साथ जो कि साइंस पढ़ाते हैं या साइंस पढ़ रहे हैं उनके बीच में रहना पड़ेगा। आपको साइंटिफिक थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा, उन पे जो एक्सपेरिमेंट्स के जो प्रोसीजर्स हैं जो कि विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ केमिस्ट्री पॉसिबल है, आपको वो देखना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी साइंटिफिक नॉलेज बिल्ड हो पाएगी। ओके गाइज, अब हम ऑफिशियली अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक जिसका सीरियल नंबर 1.1 बनता है उसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री, कि कौन कौन से कवानीन हैं और कौन कौन से तौर तरीके हैं जो हम केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं और केमिकल नॉलेज हासिल कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का एक्चुअल मतलब क्या है हम देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच केमिस्ट गुजरा था जिसका नाम था एंटोन लिवॉइजे। एंटोन लिवॉइज, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं, एक्चुअली ये फ्रेंच नेम है। तो अगर मैं यहां से इसको देख के पढ़ता हूं तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और बनता है, लेकिन जो फ्रेंच नाम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो इसका एक्चुअली नाम है एंटोन लिवॉइजे। एंटोन लिवॉइजे ने एक्चुअली बताया है कि हम इस दुनिया में कभी भी एनर्जी और मैस को खुद नहीं बना सकते और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज जिसका कोई मैस है या जिसके अंदर एनर्जी है, हम उस चीज को ना कभी तबाह कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, ना ही हम उसको खुद बना सकते हैं। हाँ, उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, उसका फॉर्म बदल जाएगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मिसाल के तौर पर मेरे पास बर्फ है, बर्फ की अपने कोई एनर्जी होगी, बर्फ का अपना कोई मैस होगा। मैं उसको खत्म करना चाहता हूं तो खत्म नहीं कर पाऊंगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। तो मैंने उसकी मैस और एनर्जी को चेंज नहीं किया, बस उसका फॉर्म बदल गया। सॉलिड था पहले, लिक्विड में हो गया। मैं लिक्विड को खत्म करना चाहता हूं, मैं लिक्विड को भी खत्म, मैं उसको जला दूं, उसके नीचे आग लगा दूं, तब भी मैं उस लिक्विड को खत्म नहीं कर पाऊंगा। वो क्या करेगा, अपने मैस और एनर्जी को कन्वर्ट कर लेगा, एक और फॉर्म में, गैसीय स्टेट में चला जाएगा। वो बुखारात बन के उड़ जाएगा, वो वाटर वेपर्स बन जाएगा। तो क्या हो रहा है कि मैस और एनर्जी चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ना ही मैंने वो बर्फ बनाया था खुद, ना ही मैंने उसको डिस्ट्रॉय किया। तो क्या हो रहा है, मैस और एनर्जी ना मैं बना पा रहा हूं ना मैं डिस्ट्रॉय कर पा रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। और ये कहलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट था एंटोन लिवॉइजे, उसने ये हमारे सामने रखा था। और ये बात सच है, वाकई हम एनर्जी और मैस को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते, बस मैस और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग ऑब्जर्वेशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको हल्का फुल्का सा एक रिव्यू एक हल्का सा दे देता हूँ। इसका मतलब क्या है, देखिए, इस दुनिया में जितने भी केमिस्ट हैं या जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो कभी भी डायरेक्टली अपना साइंटिफिक मॉडल या कोई साइंटिफिक थ्योरी डायरेक्टली अवाम के बीच में, साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में नहीं देते। इसकी रीजन होती है क्योंकि उनके इस कोई भी साइंटिफिक मॉडल या कोई भी साइंटिफिक थ्योरी, उसके पीछे साइंटिस्ट की बहुत लंबी मेहनत होती है। वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी जगहों से नॉलेज इकट्ठा करते हैं, फिर वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स का आउटकम देखते हैं, उन आउटकम को एनालाइज करते हैं, वो कहां कहां पे उस आउटकम को चैलेंज किया जा सकता है और कहां कहां पर उसको अप्लाई किया जा सकता है, वो ये देखते हैं। तब जाके सारे पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए तब जाके एक साइंटिफिक मॉडल या कोई भी साइंटिफिक थ्योरी डिजाइन होती है। जैसे कि मैं आपको एक पहले मिसाल दे देता हूं। जिस तरह आपको पता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा
कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डायरेक्टली नहीं बना, कि मेंडलीव जो केमिस्ट था वो उठा और उसने एक टेबल ड्रॉ किया और एलिमेंट्स को उठा उठा के उन टेबल्स में रखता गया, ऐसे नहीं था। ठीक है, उसने वो टेबल बनाने से पहले एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, उनके एटॉमिक मासेस को स्टडी किया, उनके एटॉमिक वेट्स देखे, उनके चार्ज टू मास रेशियोज को ऑब्जर्व किया, फिर उनके एटॉमिक नंबर्स को ऑब्जर्व किया। तो उसने क्या किया कि उसने एटॉमिक प्रॉपर्टीज को बड़ी डिटेल में स्टडी करने के बाद उसने सोचा कि ओके, मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर्स पे जब वो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करता था तो तमाम एलिमेंट्स बहुत प्रॉपर तरीके से, प्रिसाइज तरीके से अलाइन हो जाती थी। बाद में बहुत सारे और केमिस्ट उठे और उन्होंने ट्राई किया कि हम इसको चैलेंज करें, इसके पीरियोडिक टेबल को निगेट करें, और थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स हुई भी, ऐसा नहीं है, मतलब सेटिस्फैक्शन इज लिथल, ऐसा नहीं है, इंप्रूवमेंट की जगह हर जगह पे होती है। लेकिन वो जो पीरियोडिक टेबल उसने मेंडलीव ने डिजाइन किया वो आज तक एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसके ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके एनालिटिकल रीजनिंग्स हैं, उसके कुछ आउटकम्स हैं, उसने उसके बाद जाके वो काम किया है। तो इस यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी केमिस्ट हैं, सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ऑन व्हाट एवर द रीजन, वो जो भी उनका केस ऑफ स्टडी है वो उसकी सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स का कोई आउटकम होगा, कोई रिजल्ट होगा, वो उन रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं कि ये रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, इस रिजल्ट का आउट कहां कहां पे एप्लीकेबल है, इसके प्लस माइनस कहां पे हो रहे हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। लॉजिकल थिंकिंग के बाद अगर उसका वो रिजल्ट सेंस देता है तब जाके वो साइंटिफिक थ्योरी या मॉडल बनता है। सो देयर इज अ हेल लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ द केमिस्ट और साइंटिस्ट टू डिजाइन अ साइंटिफिक थ्योरी और मॉडल। First of all, they do experiments, then they acquire some results, then they actually observe, analyze, and do critical and logical thinking to make that scientific theory. उनकी एक जर्नी होती है, एक टाइम स्पेंड करते हैं। So, without observations और without logical thinking, कभी भी एटॉमिक या साइंटिफिक मॉडल या साइंटिफिक थ्योरी डिजाइन नहीं होती। मुख्तसर तरीके से आपको मैं बता देता हूं कि कोई भी बंदा मुंह उठा के जाके कोई साइंटिफिक थ्योरी पेश नहीं कर सकता, ना ही वो कोई साइंटिफिक मॉडल पेश कर सकता है, जब तक वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म ना करे, उनसे रिजल्ट्स ना हासिल करे, उन रिजल्ट्स के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग ना करे, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का अगर लॉजिकल सेंस नहीं बनता तो उसका साइंटिफिक मॉडल या साइंटिफिक थ्योरी कभी भी अवाम के बीच में, साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में नहीं आ पाएगी। बस किस्सा मुख्तसर। अच्छा जी, अब हमारा जो तीसरा इसमें हेडिंग है वो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स का। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सबसे पहले आप आसान उर्दू में, आसान अल्फाज में समझ जाएं कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते क्या हैं। एक्चुअली केमिस्ट्स और साइंटिस्ट जब इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी चीज बदलने से क्या असर पड़ता है हमारे एक्सपेरिमेंट पे। मिसाल के तौर पर वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें से वो सिर्फ एक वक्त में एक ही चीज बदलेंगे जिससे उनको पता चलेगा कि अगर ये चीज हम बदल देते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, इससे हमारे एक्सपेरिमेंट पे ये फर्क पड़ता है। सो किस चीज के बदलने से क्या फर्क पड़ता है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। इसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है, दैट इज वेरिएबल। ये वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल इज दैट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट और दैट एंटिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हिच कुड बी चेंज्ड। यानी आप कोई तजर्बा कर रहे हैं, कोई भी साइंटिफिक तजर्बा हो सकता है, अगर आप उसमें से वो एलिमेंट या वो चीज जो बदल सकते हैं, अगर आप सिर्फ एक वक्त में एक ही चीज बदल दें, वो बदलने वाली चीज वेरिएबल कहलाती है। आप एक तजर्बा करते वक्त सारी चीजें इकट्ठी नहीं बदल सकते। अगर आप सारी चीजें यकमुश्त एकदम से बदलेंगे तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा, आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये कौन से वेरिएबल के चेंज करने से मेरे पास ये आउटकम आया है, राइट?
मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपको और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने एक अपने घर में एक पौधा उगाना है। अब पौधे के लिए मेरे पास तीन वेरिएबल्स का होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि रोशनी भी बहुत जरूरी है उसके लिए खाद फर्टिलाइजर भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए पानी भी बहुत जरूरी है। मैं 2 गमले लेता हूं, एक गमले में मैं खाद भी दोनों में बराबर बराबर डालता हूं, मैं दोनों गमलों में बीज भी सेम डालता हूं, और दोनों गमलों में मैं लाइट भी इक्वल दे रहा हूं। लेकिन एक गमले में मैं 1 कप पानी डालता हूं और दूसरे गमले में मैं 3 कप पानी डालता हूं। तो यहां पर मैंने एक वक्त में एक ही वेरिएबल चेंज किया, वो कौन है? पानी। तो मैंने एक गमले में 1 कप पानी डाला और दूसरे गमले में 3 कप पानी डाले। अब मैं वेट करूंगा कि कौन सा पौधा जल्दी उगता है। जो पौधा जल्दी उगेगा वहां से मैं रिजल्ट ले लूंगा कि ये 1 कप वाला जल्दी उगा है या 3 कप वाला। तो वेरिएबल के बदलने से हमें पता चल जाता है कि कौन सा वेरिएबल चेंज करने से कैसा रिजल्ट हमारा आया है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, और इसमें हमें कॉज और इफेक्ट वाला रिलेशनशिप एक्चुअली कि इसकी वजह क्या है और उससे असरात क्या होंगे, मुरतब होंगे, कि कॉज क्या, कौन से वेरिएबल इज द कॉज और कौन सा वेरिएबल इज द इफेक्ट, हमें आसान तरीके से पता चल जाता है। इसी तरह ही मेडिकल या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है कि जब कोई नई दवाई आती है तो केमिस्ट या साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग हैं वो 2 किस्म के ग्रुप्स बना लेते हैं, इंसानों के या वो फिर जानवरों पे कर रहे हैं तो जानवरों के। एक वो ग्रुप होता है जो बीमार, दोनों ग्रुप्स बीमार हैं, लेकिन एक ग्रुप वो होता है जिसको वो पुरानी दवाइयां देते हैं जो पुरानी मार्केट में चलती आ रही हैं, प्रीवेलिंग है। और एक ग्रुप वो होता है जो उन्होंने नई दवाइयां बनाई हैं, एक को वो देते हैं। तो वो देखते हैं कि किसका असर कितना ज्यादा एफिशिएंट है, किसकी एफिकेसी ज्यादा है, कौन सी दवाई ज्यादा असरअंदाज हो रही है। तो सिर्फ उन्होंने एक चेंज किया वेरिएबल, वो है दवाई या जो भी मेडिसिन। तो वो मेडिसिन की चेंज कौन सा मेडिसिन चेंज हुआ उससे उनको पता चल जाएगा। सो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये होता है कि किसी एक, जब हम तजर्बा करते हैं तो उसमें से किसी एक चीज को बदलने से क्या असर पड़ता है, क्योंकि अगर हम सब कुछ एक ही बारी में चेंज कर देंगे तो हमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये जो चेंजिंग्स हुई हैं ये कौन से वेरिएबल से की चेंजिंग्स की वजह से हुई हैं। इसलिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट बाकी सब चीजों को सेम रखते हैं, सिर्फ एक ही चीज बदलते हैं ताकि वो देख सके जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो किस किस्म का आ रहा है और वो किस वेरिएबल को चेंज करने की वजह से आ रहा है। इस प्रोसेस को या एक्सपेरिमेंटेशन के इस स्टाइल को कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब क्या है? मतलब समझने से पहले इन अल्फाज का मतलब देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। ये जो वर्ड पीयर है इसका मतलब होता है कि द एक्सपर्ट पीपल रिलेटेड टू योर ओन फील्ड। तो असल में अगर आपके अपने फील्ड से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट बंदे हैं, मतलब मैं एक केमिस्ट्री फील्ड का बंदा हूं और मेरे ही कुछ और एक्सपर्ट लोग जो सेम मेरी ही फील्ड के एक्सपर्टीज रखते हैं, इसको पीयर कहा जाता है, राइट? सो पीयर आर द एक्सपर्ट पीपल और रिलेटेड टू योर ओन फील्ड, राइट? तो ये एक्चुअली एक्सपर्ट पर्सन्स होते हैं रिलेटेड टू योर ओन फील्ड। नाउ अब ये रिव्यू का क्या मतलब है? रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना, पड़ताल करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको एनालाइज करना, उसमें सदाकत देखना कि इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना ट्रूथ है उसमें। सो ये जो रिव्यू है दैट एक्चुअली मीन्स टू एनालाइज। टू एनालाइज क्या चीज एनालाइज? टू एनालाइज द ऑथेंटिसिटी
तो रिव्यू में एक्चुअली हम उस चीज की जांच पड़ताल करते हैं। अब पीयर रिव्यू का मतलब क्या हुआ? पीयर रिव्यू का मतलब यह हुआ कि केमिस्ट्री में या बायो में या फिजिक्स में या किसी भी साइंटिफिक फील्ड में एक साइंटिस्ट जब कोई अपना तजर्बा और अपनी कंक्लूजन्स अवाम के सामने या साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखता है, तो उसने आगे किसी जर्नल में जाके छपना होता है। वो थ्योरी, वो मॉडल जो उसने बनाई, वो आगे जाके किसी साइंटिफिक जर्नल में उसने छपना है, वो रिसर्च पेपर बनेगा। लेकिन रिसर्च पेपर में छपने से पहले उसी फील्ड के जो पीयर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उसके उस साइंटिफिक मॉडल, उस साइंटिफिक फाइंडिंग्स को वो क्या करते हैं? पहले जांच पड़ताल करते हैं। वो देखते हैं कि क्या इसने ये जो पूरा कंक्लूजन ड्रॉ किया है, क्या इसने एक्सपेरिमेंट्स किए और वेरिएबल्स चेंज किए और उससे इसके पास एक आउटकम आया, इस आउटकम की बुनियाद पर उसने फिर साइंटिफिक थियरी या मॉडल बनाया, क्या ये पब्लिश करने के काबिल है या नहीं है? तो वो पीयर्स, वो एक्सपर्ट लोग जो उसी फील्ड के हैं, वो फिर क्या करते हैं? उन फाइंडिंग्स को, उन सब चीजों की जांच पड़ताल करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। अगर उसमें सब कुछ ओके है, तो जो पेयर होते हैं, जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं उसी फील्ड के, फिर वो बता देते हैं, वो कह देते हैं कि ओके, नाउ द रिजल्ट्स एंड द फाइंडिंग्स आर ऑथेंटिक नाउ एंड इट कुड बी पब्लिश्ड इनटू द साइंटिफिक जर्नल्स। फिर वो रिसर्च साइंटिफिक जर्नल्स में, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में छप जाता है, राइट? तो कोई भी साइंटिफिक मॉडल या साइंटिफिक थ्योरी या वो कोई भी जो साइंटिफिक स्टडी है, वो डायरेक्ट रिसर्च पेपर में छपता नहीं है कभी भी। सबसे पहले मैं एक साइंसदान हूं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद मेरी कुछ फाइंडिंग्स आई, फिर मैंने उन रिजल्ट से एक साइंटिफिक मॉडल बना लिया या साइंटिफिक थ्योरी बना लिया, कुछ भी जो मैंने कुछ नया साइंस में इजाद किया, तो मैं डायरेक्ट रिसर्च पेपर में उसको नहीं छाप सकता। मेरी ही फील्ड के कुछ एक्सपर्ट्स, जिनको पेयर कहा जाता है, वो मेरी उन तमाम जो ऑब्जर्वेशन है वो उसको पहले स्टडी करेंगे, वो जांच पड़ताल करेंगे, वो चेक करेंगे मेरे रिसर्च को। अगर मेरा रिसर्च बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का 3-5 उसमें नहीं हो रहा, तो फिर जाकर वो ओके की रिपोर्ट दे देंगे कि नाउ अब इसको पब्लिश कर दें, अब इससे रिसर्च पेपर बना लें जनाब। तो ये है सारा पीयर रिव्यू, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीइंग ऑब्जेक्टिव। अब बीइंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? मैं व्हाइट बोर्ड यूज करता हूं, थोड़ा बहुत शायद आपको उसमें ज्यादा क्लियर समझ आ जाए। आप देखें कि हम साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, राइट? ये एक्सपेरिमेंट्स से हमें आगे जाकर किसी किस्म के रिजल्ट्स आने होते हैं, उन रिजल्ट्स को हम एनालाइज करते हैं, राइट? और ये सब कुछ जो हो रहा होता है, ये फैक्ट्स की बुनियाद पे हो रहा होता है। इसमें किसी किस्म की हम साइड ही नहीं मारते कि अगर यूं हो जाए, या मेरा ओपिनियन ये है, या मेरा ख्याल ये है, नहीं। हम इसमें 2+2 4 ये वाला हिसाब करते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उनसे रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है, और उस जो एनालाइजिंग आउटकम है, उससे आगे जाके फिर हम अपनी कोई भी थ्योरी या कोई भी साइंटिफिक मॉडल या जो भी साइंटिफिक रिसर्च है, वो हम आगे जाके ड्रॉ करते हैं, राइट? हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि बीइंग ऑब्जेक्टिव में का मतलब ये है कि जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो हम फैक्ट्स की बुनियाद पर और उसको एनालिसिस की बुनियाद पर रखकर, इन पैमानों पर रखकर हम अपने रिजल्ट्स या जो भी फाइंडिंग्स हैं आगे बताएंगे, आगे उससे फर्दर स्टडी करेंगे। इसमें हम ये 3 काम नहीं करते। इसमें हम बायस नहीं होते, बायसेस हमारी नहीं होती। बायसेस का मतलब है तो किसी की तरफदारी करना। तो हम जब हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं साइंटिफिक, तो हम किसी एक साइंसदान की या किसी एक साइंटिफिक कम्युनिटी की या किसी एक जर्नल की, जो साइंटिफिक जर्नल्स, हम उसमें तरफदारियां नहीं करते। उसमें ये नहीं होता कि ये मेरा बंदा है या मेरे टीम का बंदा है या मेरी साइंटिफिक कम्युनिटी का बंदा है, इसने रिसर्च किया होगा, ठीक ही किया होगा। ये वाली कहानियां साइंस में नहीं चलती। साइंस में हर चीज
दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और शफाफ तरीके से होता है, राइट? तो इसमें दो नंबरियां नहीं चलेंगी, ठीक है? तो किसी किस्म की साइंटिफिक स्टडीज में हम बहुत बीइंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, डिटरमिन होते हैं, हम प्रूफ की बुनियाद पर, फैक्ट की बुनियाद पर बात करते हैं, तो तरफदारियां नहीं चलेंगी साइंटिफिक स्टडीज में। नंबर दो, हम इसमें किसी किस्म के ओपिनियंस भी, बायसेस भी नहीं होगा, ओपिनियंस भी अपने नहीं रखते। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ऐसा हो जाए, हाँ ठीक है, या ये ओपिनियन भी इसमें नहीं चलती। तीसरा होता है गेस, कि मेरे ख्याल में आपका रिजल्ट ठीक है, मेरे ख्याल में आप ये टैबलेट फलाने बीमारी के लिए इस्तेमाल कर लें, तो ये गेसेस भी इसमें नहीं चलती। हम ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि डिटरमिन होते हैं अपने साइंटिफिक रिसर्च पे, अपने साइंटिफिक स्टडीज पे, अपने एक्सपेरिमेंट्स पे, और उनसे जो हमारे पास फैक्ट्स आते हैं उनकी एनालिसिस पे। तो इसमें जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उससे डाटा ड्रॉ करते हैं, उससे डाटा निकाल कर आगे जाके हमने फर्दर स्टडीज करनी होती हैं, तो ये तीन काम हम नहीं करते। ना हम उसमें तरफदारियां करते हैं किसी की, ना उसमें हम अपनी राय देते हैं, और ना हम उसमें अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि मुझे लगता है कि आज बारिश होगा। बारिश तब होगी जब बादल होंगे, भरे हुए होंगे, और तब बारिश होगी। मेरे ख्याल में बारिश होगी, मुझे लगता है वो मेरा गांव है तो वहां पे बारिश होगी। ऐसे ये ख्यालात और ओपिनियंस और गेसेस और बायसेस, ना 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 ना, ये नहीं चलेगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव, बीइंग ऑब्जेक्टिव। और इसी बीइंग ऑब्जेक्टिव में जो आपकी बुक में मिसाल दी हुई है उन्होंने, वो स्पेक्ट्रोमेट्री की दी हुई है। स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस को स्टडी करते हैं, डिफरेंट मैटर्स की, राइट, डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो हम देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस किस्म की रेडिएशन एमिट करता है, या एब्जॉर्ब करता है, या स्कैटर करता है। तो इस प्रोसेस को स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। अब कौन सा एलिमेंट किस किस्म की स्पेक्ट्रम को रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, ये मैं ऑन द पर्सनल, उसे क्या कहते हैं, गेस पे या पर्सनल ओपिनियन पे, ये नॉलेज में आगे फराहम नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करूंगा, मैं पूरी स्पेक्ट्रोमेट्री के प्रोसेस से गुजरूंगा, मैं उस मैटर के तमाम किस्म की रेडिएशंस, कौन कौन से वेवलेंथ्स के हैं, वो मैं पूरा स्टडी करूंगा, और तब जाके मैं अपना जो फाइंडिंग्स हैं वो आवाम के सामने रखूंगा या साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखूंगा कि बाय डूइंग दिस थ्रू स्पेक्ट्रोमेट्री, फलाना एलिमेंट एब्जॉर्ब और एमिट और स्कैटर्ड दैट काइंड ऑफ रेडिएशन। ठीक हो गया? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्केप्टिसिज्म एंड प्रूफ। अब स्केप्टिसिज्म एंड प्रूफ, इसका ये एक दूसरे के समझ लें उलट हैं वर्ड्स। मैं आपको इनका मतलब पहले समझा देता हूं। ये जो वर्ड है स्केप्टिसिज्म, इसका मतलब होता है डाउट टूवर्ड्स अ क्लेम। यानी आप यूं समझे, डाउट का मतलब होता है शक, शक व शुबहात, ठीक है? डाउट्स टूवर्ड्स अ क्लेम। क्लेम का मतलब यह है कि आपने कोई दावा किया है, कोई भी साइंटिफिक स्टडी आपने की और आपने दावा किया है कि जनाब ये ऐसा होता है, ये आपका एक क्लेम है, आपका एक दावा है। तो उसमें शक की जो गुंजाइश है, जाहिर बात है उस पर ऐसे अंधे बन के तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता ना। एक बंदा कहता है कि आम के दरख्तों से सेब भी उग सकते हैं, अब उसका ये दावा है तो डायरेक्टली आंखें बंद करके तो उसको माना नहीं जाएगा ना। शक व शुबहात की गुंजाइश रखेंगे उसके दावे में। उसने तो कह दिया, ऐसे तो नहीं होगा, हमने उसको ट्राई करना है, टेस्ट करना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, एनालाइज करना है, तब प्रूफ आएगा, हमारे पास फैक्ट्स आएंगे, तब बात होगी। तो ये जो गुंजाइश है शक की, जो भी दावा किया किसी साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने, तो उसके उस दावे में शक की जो गुंजाइश है उसको स्केप्टिसिज्म कहते हैं। ठीक हो गया? अब ये प्रूफ का मतलब आपको पता है कि प्रूफ का मतलब एविडेंस होता है, सबूत। तो अब स्केप्टिसिज्म एंड प्रूफ का इस टॉपिक में मतलब क्या हुआ? इस टॉपिक में इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की जाती है किसी एक साइंसदान की मदद से,
तो हम उन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आए हैं उसको डबल चेक करते हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे मेरे पास एक रिजल्ट आया, वो रिजल्ट मैं आगे पब्लिश करना चाहता हूं, लेकिन पब्लिश करने से पहले जिस तरह हमने वो पेयर रिव्यू पढ़ा था, तो वहां पर जो पेयर्स होंगे वो उसको काउंटर चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे, वो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे मेरी ही स्टडीज के, जो मैंने स्टडीज किया उसी एक्सपेरिमेंट को वो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर उनके रिजल्ट्स और मेरे रिजल्ट्स एक जैसे हैं, तब जाके ये नॉलेज आगे जाके साइंटिफिक कम्युनिटी में फैलेगी। समझ आ रही है बात की? तो इसमें अन्य नॉलेज आगे प्रिवेल नहीं करता, आगे जाके उसको हमने स्प्रेड आउट नहीं करना। बात समझ आ रही है? तो स्केप्टिसिज्म एंड प्रूफ वाले टॉपिक का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई नई चीज साइंस में दरियाफ्त की है एक्सपेरिमेंट्स करके, तो मेरे ही उस दरियाफ्त करदा चीज के ऊपर बाकी साइंसदानों ने भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और अगर मेरा रिजल्ट और उनका रिजल्ट एक जैसा आया, काउंटर चेक हो गया, डबल चेक हो गया और रिजल्ट सेम ही आ रहा है, तब जाके वो इंफॉर्मेशन साइंटिफिक कम्युनिटी में आगे बढ़ेगी, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगी वहां पर। इसके अलावा मिसाल, आप जो बुक में मिसाल दी हुई है कि अगर मैंने कोई एलिमेंट नया दरियाफ्त किया, ठीक है, मैंने डिस्कवरी कर ली किसी नए एलिमेंट की, तो मैंने तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो की होंगी ना कि वाकई वो एलिमेंट नया है, हो सकता है कि वो पुराना हो, लेकिन मेरे पास एक एलिमेंट आया, मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट्स की, और एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर जो प्रॉपर्टीज जाहिर हुई वो मुझे ऐसे ही जाहिर हुई कि ऐसा एलिमेंट इस दुनिया पे नहीं पाया जाता। ये मैंने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवरी की इस एलिमेंट की। तो इसी एलिमेंट के ऊपर बाकी साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और अगर मेरी फाइंडिंग्स और उनकी फाइंडिंग्स सेम हुई, तब उनको प्रूफ मिल जाएगा, ये स्केप्टिसिज्म वाला पार्ट हट जाएगा, जो डाउट्स थी उनकी वो क्लियर हो जाएंगी, उनको प्रूफ मिल जाएगा, और तब जाके वो इंफॉर्मेशन आगे साइंस की फील्ड में बढ़ेगी। आई होप समझ आ गया होगा। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज, जिसमें हम पैराडाइम्स को स्टडी करेंगे। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये एवोल्यूशन कहलाता है। अब पैराडाइम्स में या साइंटिफिक आइडियाज में किस तरह चेंजिंग्स आए वक्तन फवक्तन, उसको हम स्टडी करेंगे, और स्पेसिफिकली हम पैराडाइम्स को स्टडी करेंगे। पैराडाइम्स को अगर आपने डिटेल से स्टडी करना है, तो इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने पैराडाइम्स और साइंटिफिक पैराडाइम्स का लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। आप काइंडली जाएं और इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में जो टॉपिक्स हैं, बिल्कुल इनिशियल टॉपिक्स हैं, सबसे पहले जो वीडियोस बने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो इन्हीं दो टॉपिक्स पे बने हुए हैं, पैराडाइम और साइंटिफिक पैराडाइम पे। वहां पर मैंने काफी तफसील से और डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पर मैं जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा, दोबारा से आपको रिकॉल करवाऊंगा। तो पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम एक्चुअली किसी भी किस्म का फ्रेमवर्क या मॉडल होता है जो किसी सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए होता है। ये किसी भी फील्ड के बारे मॉडल हो सकता है, ये आर्ट्स सब्जेक्ट का हो सकता है, ये ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का कोई मॉडल हो सकता है, ये बायोलॉजी का और साइंटिफिक फील्ड का कोई मॉडल हो सकता है, कोई फ्रेमवर्क हो सकता है, कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है, जिसमें हम उस रिलेटेड फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, राइट? तो पैराडाइम एक्चुअली एक मॉडल है, एक फ्रेमवर्क है, ऐसा मॉडल, ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें हम उससे रिलेटेड सब्जेक्ट के हवाले से नॉलेज एक्वायर करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो वो पैराडाइम कहलाता है। अब इसी पैराडाइम में अगर हम बात करें साइंस की फील्ड की, अब मैं ऐसे मॉडल्स जो कि साइंस की फील्ड में है, तो उनको हम साइंटिफिक पैराडाइम्स कहेंगे। साइंटिफिक पैराडाइम एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा तौर तरीका है जिसमें हम मटेरियल्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जिसमें हम मटेरियल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब मटेरियल्स के बारे में क्या स्टडी करते हैं? तो मटेरियल्स के बारे में हम उनकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर सकते हैं, उनके इंटरेक्शन भी स्टडी कर सकते हैं, उनके बिहेवियर्स भी स्टडी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड, मतलब मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम केमिस्ट्री के साथ टच रहेंगे। तो साइंटिफिक पैराडाइम एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा मॉडल जिसमें हम मटेरियल्स के बारे में स्टडी करते हैं,
और इसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि हम नेचुरल वर्ल्ड को अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है। अच्छा, एक और बात अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि साइंटिफिक पैराडाइम में जो हम मॉडल्स या फ्रेमवर्क बनाते हैं वो हरफ आखिर नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। ठीक है। जब भी कोई नया साइंटिफिक पैराडाइम आएगा, कोई नया मॉडल आएगा मार्केट में, तो पुराने वाला रिप्लेस, खत्म। बात समझ आ रही है? तो आज एक साइंटिफिक पैराडाइम आया हुआ, एक मॉडल आया हुआ, एक थ्योरी आई हुई है। आज से 50 साल बाद कोई नई साइंटिफिक थ्योरी आ जाएगी, कोई नया मॉडल आ जाएगा। ठीक है। तो क्या हो रहा है? चेंजिंग्स हो रही हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एटॉमिक मॉडल की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, कितने चेंज हुए हैं। ठीक है। एक साइंसदान आया डाल्टन, उसने कोई बात की, फिर कोई और आया रदरफोर्ड आया, उसने कोई और की, बोहर आया, उसने कुछ और की, मेंडलीव आया, उसने कुछ और की। एवोल्यूशन हो रही है साइंटिफिक पैराडाइम। उनके जो वो होते हैं ना एटॉमिक मॉडल्स, या सॉरी जो फ्रेमवर्क है, जो भी मॉडल उन्होंने क्रिएट किए, देखिए उसमें एवोल्यूशंस हो रही हैं, चेंजिंग्स हो रही हैं वक्त बाय वक्त कह रहा हूं, वक्त के साथ साथ। ठीक है। तो ये जो एवोल्यूशन हो रहा है इन पैराडाइम्स में, ये हमारी बेहतरी के लिए होता है। ठीक है। आज जो साइंटिफिक मॉडल्स हैं या जो फ्रेमवर्क्स हैं या जो साइंटिफिक पैराडाइम्स आज जो एग्जिस्ट करते हैं, आज से 50 साल बाद एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बेहतर स्टडीज आ गई होगी, इससे बेहतर एविडेंस हमारे पास मौजूद होगा। तो इनका जो एवोल्यूशन है, उसका मकसद यही होता है कि पुराने वाला रिप्लेस हो जाता है नए वाले से, ताकि हम इस नेचुरल वर्ल्ड को और अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर सकें और अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। ज्यादा डिटेल मैंने उस पिछले टॉपिक में भी, पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। साइंटिफिक पैराडाइम में आपको यहाँ पे कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो उस वीडियो को देख लें, वहां से आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। अब ये साइंटिफिक पैराडाइम किस तरह वक्तन फवक्तन बदलता रहता है, एवोल्यूशन इसकी कैसे होती है, इसकी चंद मिसालें आपकी किताब में वाज़ेह है। हम सिर्फ उन मिसालों को पढ़ेंगे। मेरे पास 100 की तादाद में मिसालें हैं जो मैं आपको एवोल्यूशन बता सकता हूं कि साइंटिफिक एवोल्यूशन या साइंटिफिक पैराडाइम्स की जो एवोल्यूशन है कहां कहां पर किस किस तरीके से हुई है। मेरे पास 100 की मिसालें वो हैं, एग्जांपल्स हैं। हम उन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं लेते, हम अपने बुक के साथ, अपने कोर्स के साथ, अपने सिलेबस के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। जो आपकी किताबों ने जो एवोल्यूशन बताए हुए हैं, हम खाली उसको डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फ्लॉजिस्टन थ्योरी। द फ्लॉजिस्टन थ्योरी इस हवाले से है कि पुराने जमाने में, चूंकि हम एवोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से साइंटिफिक पैराडाइम्स और साइंटिफिक मॉडल्स वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहे, अपडेटेड आते रहे, पुराने वाले रिप्लेस होते रहे। तो ये भी एक इसी टॉपिक की एक एग्जांपल दी हुई है कि फ्लॉजिस्टन थ्योरी क्या चीज है। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा कि जो साइंटिफिक पैराडाइम्स हैं वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व होते रहे, एवोल्यूशन होती रही और चेंजिंग्स होती रही। पुराने जमाने में कुछ और नजरियात थे, फिर नए अपडेटेड नजरियात आए, पुराने वाले रिप्लेस हो गए। तो उसमें से जो सबसे पहली एग्जांपल बुक में हमारी मेंशन है वो है द फ्लॉजिस्टन थ्योरी। अब इस थ्योरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। 17वीं सदी 17th सेंचुरी में ये बिलीव किया जाता था कि जो लकड़ियों को आग लगती है या लोहे को जो जंग लगता है, उस वक्त एक खास किस्म के केमिकल्स रिलीज होते हैं। यानी लकड़ी को आग लगी, आग लगने से जो केमिकल रिलीज होगा वो फ्लॉजिस्टन होगा। या एक लोहा है, लोहे को जंग लगा तो जंग लगने से जो केमिकल रिलीज होगा वो फ्लॉजिस्टन होगा। ये उस वक्त उस जमाने में ये चीज मानी जाती थी, जानी जाती थी। उस वक्त ये एक थ्योरी प्रिवेल कर रही थी कि, और वो ये कहते थे कि ये सिर्फ उसी चीज को आग लग सकती है जिसके अंदर फ्लॉजिस्टन पाया जाए, या उसी लोहे को जंग लग सकता है जिसके अंदर फ्लॉजिस्टन पाया जाए। यानी इन शॉर्ट ये वो ये कहते थे कि हर उस चीज को आग लगेगी जिसके अंदर फ्लॉजिस्टन होगा, और जब उसको आग लग रही होगी तो अंदर से वो फ्लॉजिस्टन बाहर निकल रहा होगा, फ्लॉजिस्टन रिलीज हो रहा होगा। और यही चीज उन्होंने लोहे के लिए भी कही कि हर उस लोहे को जंग लगेगा जिसके अंदर फ्लॉजिस्टन पाया जाए, और जब उसको जंग लगेगा तो उस वक्त फ्लॉजिस्टन रिलीज हो रही होगी। तो ये उस जमाने में था, राइट। अब आहिस्ता आहिस्ता साइंस इवॉल्व होती रही। तो उस जमाने में एक फ्रेंच केमिस्ट थे, एंटोन ल्यूवाइजे, ये फ्रेंच थे। इन्होंने कहा कि नहीं, ये फ्लॉजिस्टन
इस केमिकल का कमाल नहीं है कि किसी चीज को आग लग रही है या किसी चीज को जंग लग रही है. दिस इज नॉट अबाउट द phlogiston. This is about the presence or absence of oxygen. Then he actually presented the idea of oxidation and reduction, right? तो उसने कहा कि ना, ये जो किसी चीज को आग लग रही है ये phlogiston की वजह से नहीं लग रही, ये एक्चुअली ऑक्सीजन की वजह से लग रही है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तभी उस चीज को आग लग रही है. अगर मैं ऑक्सीजन नहीं देता उस चीज को आग नहीं लगेगी. फिर उसने वो प्रूव किया. इसी तरह उसने जो जंग लगने का था कि जिन लोहों के अंदर या लोहे या आयरन स्टील तो या मेटल्स में बोलूंगा कि जिन मेटल्स को रस्ट लग रहा है, जंग लग रहा है, वो इसलिए कि उनके अंदर फ्लोजिस्टन है. तो एंटोन लिवॉइजे ने कहा ना, दिस इज नॉट अबाउट फ्लोजिस्टन. ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से हो रहा है. तो क्या हुआ, वो एक थ्योरी जो उस 17th सेंचुरी में चल रही थी, फ्लोजिस्टन थ्योरी, एंटोन लिवॉइजे आया और उसने निगेट कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, रिप्लेस हो गई. अब नई थ्योरी आ गई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की थ्योरी आ गई. तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चलना स्टार्ट हो गया, फ्लोजिस्टन को लोगों ने साइड पे कर दिया. तो इस तरीके से ये हमारी जो साइंटिफिक पैराडाइम है काम करती है कि पहले एक थ्योरी आई, वो चलती रही, जब तक कोई नई ऑथेंटिक स्टडीज नहीं आई तब तक वो चलती रही. जैसे नई और ऑथेंटिक अपडेटेड स्टडीज आई, पुरानी थ्योरी रिप्लेस हो गई, अपडेटेड न्यू वाली प्रिवेल करना स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, चल रही है. ठीक है, और आज तक चल रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोजिस्टन थ्योरी. ओके गाइज, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ द एटम. हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ द एटम का मतलब ये है कि पुराने जमाने में लोग एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे. अब आपको पता है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इस तरह से ऑब्जर्व करना, जबकि उस जमाने में माइक्रोस्कोप भी इतने ज्यादा अपडेटेड नहीं थे और इतना ज्यादा कोई मतलब मैग्निफिकेशन की हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी कि हम जिसमें मटेरियल्स के अंदर घुसकर और सबसे माइन्यूट पार्टिकल यानी एटम को देख सकें, और फिर एटम को देख ना सकें, खाली उसका स्ट्रक्चर भी पूरा देख सकें. तो हमारे पास उस जमाने में, पुराने जमाने में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी. तो जो महदूद फैसिलिटीज थी उस जमाने के साइंसदानों के पास, तो उन्होंने उन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए हर साइंसदान ने हर जमाने में एटॉमिक स्ट्रक्चर पेश किया. तो 1904 में गालिबन जे थॉमसन एक केमिस्ट था, इसने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसमें वो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था. तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले एक साइंसदान आया, उसने एटम का स्ट्रक्चर बताया कि इस किस्म का एटम का स्ट्रक्चर होगा. फिर थोड़ा अरसा बदला, एक नया साइंसदान आया, उसने कहा नहीं एटम का स्ट्रक्चर वैसा नहीं होगा, ऐसा होगा, और उसने उसकी एविडेंस दी. फिर कुछ अरसे बाद एक और नया साइंसदान आया, उसने कहा नहीं जी तुम्हारे वाला भी गलत है, ये वाला मेरा जो मैं बता रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर वो ठीक है. वक्त के साथ इस तरह एवोल्यूशन होता रहा और वही हम पढ़ रहे हैं. तो हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ द एटम में हमारे पास जे थॉमसन ने 1904 में एक मॉडल पेश किया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल की तरह. अब प्लम पुडिंग मॉडल क्या भला होती है, जरा ये भी मैं आपको बता देता हूं. आपको पता होगा, अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो पुडिंग एक डेजर्ट होती है, एक उसको क्या बोले, खीर नुमा मीठा डिश होता है, मीठी डिश होती है. मेरी उर्दू को काइंडली इग्नोर करें क्योंकि मैं बीइंग पठान, मेरी काफी उर्दू में मिस्टेक्स आएंगी. मेरी इंग्लिश अच्छी है, उर्दू में मिस्टेक्स आती हैं. ठीक है, का के की ये गलतियां हो जाती हैं मुज़क्कर मुअन्नस की, तो उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा. सो पुडिंग असल में एक स्वीट डिश होती है, राइट, और उस ऐसा स्वीट डिश जिसमें आलू बुखारे हों. अब मैं आपको बताता हूं कि जे थॉमसन ने जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, वो कहना क्या चाहता था. वो ये कहना चाह रहा था कि मेरे पास एक पुडिंग है, एक स्वीट डिश है, राइट, इस पूरे डिश को मैं स्वीट डिश कहता हूं. वो कहता था कि इस स्वीट डिश में मेरे पास सारा सूप भरा हुआ है, सूप भरा हुआ है, ये सारा सूप है, ये सारा मीठा शोरबा है जिसको कहते हैं, और इसके बीच में यहां पर ये आलू बुखारे हैं. आलू बुखारों को प्लम कहा जाता है.
अंग्रेजी में आलू बुखारों को प्लम कहा जाता है। तो जे थॉमसन ने कहा कि ये जो सूप वाला एरिया है, ये जो सूप वाला एरिया है, ये पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसको उसने नाम दे दिया कि ये प्रोटॉन्स हैं। और उसने कहा कि ये रेड रेड आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये प्लम्स हैं। और प्लम्स क्या चीज है? ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसको उसने नाम दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इस स्ट्रक्चर को उसने पुडिंग का नाम दिया। ये मुकम्मल जो स्ट्रक्चर बनी, ये पुडिंग कहलाती है, यानी स्वीट डिश। इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को नाम दे दिया प्लम पुडिंग मॉडल। ये उसका एक नजरिया था, यानी उसने तशबीह दी, कंपेयर किया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है दैट इज जस्ट लाइक प्लम पुडिंग मॉडल। अब मैं आपको इसकी वजाहत करता हूं। जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक स्वीट डिश की तरह है, डेजर्ट की तरह है, एक पुडिंग की तरह है, राइट? उस पुडिंग में जो शोरबा शोरबे वाला एरिया है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, यानी प्रोटॉन्स, और उसमें जो प्लम आलू बुखारे पड़े हुए हैं वो जो है आलू बुखारे हैं, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक पुडिंग की तरह है, एक स्वीट डिश की तरह है, जिसमें हमने आलू बुखारे, जिस तरह हम देखते हैं ना स्वीट डिश में आलू बुखारे पड़े हुए होते हैं, तो जो आलू बुखारे हैं वो ऐसे हैं जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स। उसने उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। और जो शोरबा शोरबा है, वाइट सा ग्रेवी वाला हिस्सा, उसको उसने नाम दे दिया कि ये सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसको प्रोटॉन्स कहते हैं, और इसको पुडिंग का नाम दे दिया। इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को नाम दे दिया प्लम पुडिंग मॉडल। ये उसका एक नजरिया था, यानी उसने तशबीह दी, कंपेयर किया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है दैट इज जस्ट लाइक प्लम पुडिंग मॉडल। बस इतनी सी बात है, ठीक है? ओके गाइस, इसके एटॉमिक मॉडल जो जे थॉमसन ने दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, उसके बाद एक और केमिस्ट आया तकरीबन 6-7 साल के बाद। ये 1904 में था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, और 1911 में रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसमें उसने कहा कि उसने एक्चुअली किया गया, सबसे पहले मैं ये बताता हूं। उसने अल्फा पार्टिकल्स, एक शुआएं होती हैं, खास किस्म की शुआएं होती हैं, इनकी अपनी एक एनर्जी, अपनी एक वेवलेंथ होती है। उसने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए, यानी बम्बारी की अल्फा पार्टिकल्स की। किसके ऊपर? एक सोने की वर्क के ऊपर। सोने की वर्क को अंग्रेजी में गोल्ड फॉइल कहते हैं। तो गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गुजर जाते थे, वो यानी इससे टकराते गुजर जाते, टकराते गुजर जाते। ज्यादातर तो मतलब अगर 1 आउट ऑफ मिलियन, आप ये समझे कि अगर उसने 10 लाख अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए हैं तो 9,99,999 अल्फा पार्टिकल्स गुजर जाते थे। सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल टकराता और वहां से यूं मुड़ जाता, रिफ्लेक्ट हो जाता, डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब वो 99% अल्फा पार्टिकल्स गुजर जाते, एक टकराता वापस आ जाता, सिर्फ एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता, राइट? अब बोहर ने इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर चंद कंक्लूजन्स रखी। उसने कहा कि एटॉमिक मॉडल ऐसा नहीं है जैसा जे थॉमसन साहब ने बताया था, बल्कि एटॉमिक मॉडल ऐसा है कि एटम का जो बेशतर हिस्सा है वो अंदर से खाली है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ये जो पार्टिकल्स हैं वो गुजर जाते हैं। तो बोहर ने कहा कि एटम, चूंकि हमें पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, उसमें यूं वो सारे ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं। उसने कहा कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेशतर हिस्सा खाली है। वो खाली है, इसी वजह से वो शुआएं उन खाली जगहों से होते हुए दूसरी तरफ क्रॉस होती गई हैं। समझ आ गई? उसने कहा लेकिन एटम में कोई एक ऐसी जगह है जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता होगा कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव होता है। और उसने कहा कि एटम में कोई एक आध ऐसी जगह लाजमी पाई जाती है जो कि एटम के अंदर पॉजिटिव है। अब आपको एक बात पता होगी कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी आपस में अट्रैक्ट नहीं हो सकते। पॉजिटिव चार्ज रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं। मगनातीस का सेम पोल्स जो होते हैं, आप देखें मगनातीस को आप आपस में अटैच करें, देखिए वो मुड़ते हैं, यूं मुड़ते हैं। क्यों? सेम, एक जैसे चार्जेस, एक जैसे पोल्स होते हैं।
इसी तरह अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स एटम के अंदर खाली जगह हैं वहां से गुजर जाती हैं, लेकिन एटम के अंदर किसी एक जगह पर पॉजिटिव जगह है, कोई पॉजिटिवली चार्ज जगह है, जहां ये अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो उसमें से नहीं गुजर सकते, उसमें से रिफ्लेक्ट होकर सीधा वापस मुड़ आते हैं, राइट। तो अब लुब्बे लुबाब क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, समरी क्या है कि रदरफोर्ड साहब ये कहते थे कि प्लम पुडिंग मॉडल कुछ नहीं है, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस किस्म का बना हुआ है कि उसके बेशतर हिस्सा अंदर से खाली है और उस खाली हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और जिस जगह से ये पार्टिकल टकरा के वापस आया था वो जगह मजबूत जगह है और वो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे पता चला उसको पॉजिटिवली चार्ज है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव था, वो भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव टकराया तभी वो वापस मुड़ के नीचे आया। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का जो बेशतर हिस्सा है इर्द गिर्द वो खाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और एटम का बीच वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उस पॉजिटिवली चार्ज वाली जगह को उसने यानी रदरफोर्ड ने नाम दे दिया न्यूक्लियस का। उसने फिर कहा कि, और आप एटम का स्ट्रक्चर देखें ना, एटम का स्ट्रक्चर में जो बीच का हिस्सा है उसको न्यूक्लियस ही कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल से अपडेटेड था, इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, इसमें एविडेंस ज्यादा था, ये हकीकत के करीब ज्यादा था, इसलिए इसके एक्सपेरिमेंट को फिर निगेट कर दिया, भूल गए, रिप्लेस कर दिया, इसके एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया साइंटिफिक कम्युनिटी में। अब ये हरफ आखिर नहीं है, इसके एक्सपेरिमेंट को भी फिर आगे आके मजीद थोड़ा ब्यूटीफाई किया गया, मजीद अपडेट किया गया, हम वो भी अभी देखते हैं। अच्छा जी, अब रदरफोर्ड के मॉडल को मजीद अपडेट किसने किया? बोहर ने किया, ठीक है। नील बोहर ये भी एक बहुत फेमस केमिस्ट है, साइंटिस्ट है। इसने फिर अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया और असल में इसने रदरफोर्ड के ही काम को आगे जाके अपडेट किया, थोड़ा सा उसको रेनोवेट किया, थोड़ा सा उसमें मजीद उसने जस्टिफिकेशंस और एविडेंस उसने पुट इन किए। तो बोहर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है? बोहर मॉडल हमें यह बताता था कि ऐसा नहीं है कि एटम्स जो है अंदर से सारा खाली है, जिस तरह रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। तो बोहर ने कहा कि नहीं, एटम का सारा हिस्सा खाली नहीं है, ठीक है। एटम में कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, उन एनर्जी लेवल्स को उसने नाम दे दिया शेल्स का। आप पढ़ेंगे आगे जाके, के शेल, एल शेल, एम एन, के एल एम एन, राइट। तो उसने कहा कि एटम के अंदर कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। उन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है वो खाली है, ठीक है। सारा एटम खाली नहीं है, एटम के बीच में बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, और एटम के इर्द गिर्द एनर्जी लेवल्स हैं जिसको शेल्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं शेल्स में मूव करते हैं, एवं इधर उधर मूव नहीं करते। बोहर ये बताना चाह रहा था कि एटम का जो बिल्कुल बीच वाला पार्ट है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उसको न्यूक्लियस कहते हैं, राइट। और बोहर ने कहा कि एटम के इर्द गिर्द सारी जगह खाली नहीं है, बल्कि एटम के इर्द गिर्द इस तरह के एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स हैं, इनको नाम दे दिया शेल्स का, के एल एम और फिर एन। तो ये जो हैं ये एनर्जी लेवल्स हैं, इन एनर्जी लेवल्स को नाम दे दिया उसने शेल्स, ठीक है। फिर बोहर ने कहा कि एटम, जिस तरह रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के गिर्द बस घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो बोहर ने कहा कि ऐसे घूम नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन असल में इन एनर्जी लेवल्स के अंदर मूव कर रहे हैं, गोल गोल तैर रहे हैं, ठीक है। इन एनर्जी लेवल्स के अंदर इस तरह। तो बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द, ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के गिर्द रैंडमली नहीं घूम रहे, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने खास मदार में, खास ऑर्बिट में, खास एनर्जी लेवल्स में
मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये बात इसकी ज्यादा रियलिस्टिक थी क्योंकि एविडेंस भी यही हमें बता रहे थे, यही प्रूफ, यही फैक्ट, यही सारी जो हमने एनालिसिस की एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बाद में ये बातें प्रूव हुई। तो बोहर ने इसके एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा अपडेट किया। उसने कहा हाँ ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, समझ आती है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, जिसकी वजह से उसका सारा वो पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से वो कहता था कि वो पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव न्यूक्लियस का अपना चार्ज पॉजिटिव नहीं होता, बल्कि उसके अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं पॉजिटिव, जिसकी वजह से पूरा न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। तो बोहर ने इसी के काम को अपडेट किया। ठीक है, कुछ बातें रदरफोर्ड की ठीक थी, वो उसने लेके बता दी, लेकिन कुछ बातें उसकी गलत थी। वो ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स बस एम ही घूम रहे हैं, सारे बिखरे हुए हैं। तो बोहर ने कहा कि नहीं, ऐसे बिखरे हुए नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस की गिर्द मूव कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने एनर्जी लेवल्स में, अपने अपने शेल्स में। ठीक हो गया, ये बात इसकी एक्सेप्ट हुई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एक बोहर मॉडल को मजीद अपडेट किया गया क्वांटम एटॉमिक मॉडल से। अब क्वांटम मॉडल में क्या बताया गया कि मैं आपको कैसे मिसाल दूं, ये देखें कि बोहर ने कहा कि ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अपने ऑर्बिट्स में ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे। ठीक है, जब क्वांटम मैकेनिक्स हमने पढ़ी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो हमें पता चला कि इन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी भी एक स्पिन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन खुद भी यूं यूं घूम रहे हैं, यूं यूं इस तरह घूमते घूमते इनकी अपनी भी यूं स्पिन है। क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, इनकी अपनी स्पिन। तो खाली इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी लेवल्स में यूं गोल गोल नहीं घूम रहे इस तरह, बल्कि वो खुद भी स्पिन कर रहे हैं और स्पिन होते होते अपने एनर्जी लेवल्स में इस तरह मूव कर रहे हैं। अब मुझे एक्टिंग भी करनी पड़ रही है आपको समझाते हुए, बट आपको समझ आ जाए तो मेरे लिए यही मेरी अचीवमेंट है। ठीक है, सो क्वांटम मॉडल ने बोहर मॉडल को मजीद थोड़ा अपडेट किया इस तरीके से। देखें अभी चेंजेस देखें, ये ब्यूटी ऑफ साइंस देखें कि जैसे जैसे प्रूव आता जाता है, पिछले वाली चीज रिप्लेस होती जाती है, अगली चीज एक्सेप्ट होती जाती है, और आज तक ये क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम मॉडल वगैरह पढ़े जा रहे हैं और एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो कहां से प्लम पुडिंग मॉडल चला, कहां पे रदरफोर्ड का मॉडल आया, कहां पे फिर बोहर मॉडल आया, और कहां पे अभी क्वांटम मॉडल चल रहा है, तो एवोल्यूशन हो रही है। ठीक है, और यही चीज थी जो कि हमने वो एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक पैराडाइम पिछले टॉपिक में पढ़ा था। यही इसकी ब्यूटी है कि जब जब हमारे पास सबूत आते जाएंगे नए अपडेटेड एक्सेप्टेबल नॉलेज के, तो हम पुराने नॉलेज को रिप्लेस करेंगे नए के साथ। तो इस तरीके से ये सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज और पॉसिबल थियरीज और मॉडल्स आए, और ये एक सफर था सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर स्टिल कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझे बताइएगा, मेरे पास समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए 1001 तरीके हैं। ठीक है, तो कोई चीज समझ ना आए तो आप कमेंट कर दिया करें। मैं अगेन से कोई नई वीडियो बना के एक नए तरीके से, नए नॉलेज के साथ, नए वर्ड्स के साथ और नए स्टाइल के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, अब साइंटिफिक पैराडाइम्स में जो एवोल्यूशन हुआ उसकी एक तीसरी एग्जांपल है हमारे पास, द पीरियोडिक टेबल। राइट स्टूडेंट्स, आपको एक बात पता होगी कि 1869 गालिबन, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, ये 1869 में एक केमिस्ट आए जिनका नाम था डिमिट्री मेंडेलीव। 1869 में इन्होंने एक एटॉमिक पीरियोडिक टेबल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इन्होंने एक ऐसा पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज किया जिसमें जिस तरह एलिमेंट्स दरियाफ्त होते गए, वो एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, मेंडलीव साहब क्या करते कि उन एलिमेंट्स को उठाते और उस पीरियोडिक टेबल में उनको फिट करते। ठीक है, तो हुआ क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ atomic masses plus on the basis of their chemical properties, इन दो खुसूसियात की बिना पर इन्होंने एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करना शुरू कर दिया, और ये काफी एक्सेप्टेबल भी था, काफी रिलायबल भी था, और हर बंदे ने इस
पीरियोडिक टेबल की तारीफ की। ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल एक इस तरह का एक आप समझ लें जिस तरह हम घरों में अलमारियां बनाते हैं और हर अलमारी में कोई ना कोई एक चीज रखते हैं कि कपड़ों के लिए अलग है, मोजे जुराबों के लिए अलग है, तौलिए के लिए अलग है। एक अलमारी के अंदर इस तरह हम अलग अलग पोर्शंस बनाए होते हैं, इस तरह हमने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें हम एलिमेंट्स को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, एलिमेंट्स को फिट इन कर दिया। तो मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर एटम्स को यानी एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब मजे की बात क्या थी? मजे की बात यह थी कि कुछ एलिमेंट्स तो दरियाफ्त ही नहीं हुए थे उस वक्त, तो मेंडलीव ने क्या कर दिया, उनके लिए वो स्पेसेस खाली छोड़ दिए। अब उससे ज्यादा मजे की बात यह थी कि जब जब वक्त के साथ साथ नए एलिमेंट्स दरियाफ्त होते गए, वो उन्हीं खाली जगहों में खुद ही फिल हो जाते थे। मिसाल के तौर पर एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 1 है, दूसरा एलिमेंट है एटॉमिक मास 2 है, तो ये दो उस वक्त दरियाफ्त हो गए, हाइड्रोजन और हीलियम सपोज। तो मेंडलीव ने हाइड्रोजन को पहले खाने में रख दिया, हीलियम को दूसरे खाने में रख दिया। अब तीसरे नंबर वाला एलिमेंट सपोज दरियाफ्त नहीं हुआ, ये मैं मिसाल से समझा रहा हूं आपको। अगर तीसरे नंबर वाला एलिमेंट दरियाफ्त नहीं हुआ तो वो खाना खाली छोड़ दिया उसने, चौथे वाला हो गया, चौथा उसने एलिमेंट वहां पर फिट कर दिया। जब वक्त गुजरता गया और कुछ एलिमेंट दरियाफ्त हुए तो उसमें तीसरे वाला भी दरियाफ्त होता, तो जो जो दरियाफ्त होता गया उस खाने में उसको हम फिट कर देते थे। तो इसने जो पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया वो बहुत जबरदस्त था और वो काबिले तारीफ था। अब इसके पीरियोडिक टेबल में भी चेंजेस आई। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मेंडलीव पहला बंदा नहीं था जो पीरियोडिक टेबल बना रहा था, इससे पहले भी बहुत सारों ने कोशिशें की पीरियोडिक टेबल बनाने की, लेकिन इसने एटम के ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक मैसेज और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी हैं उसकी, तो इसने ये दो चीजों को जांचते हुए एलिमेंट्स को थोड़ा सा एनालाइज की और फिर इन एलिमेंट्स को उस पीरियोडिक टेबल में फिट करता गया। इसीलिए वो पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। अब वक्त गुजरता गया, साइंस का नॉलेज और अपडेट होता गया, साइंस के नॉलेज की अपडेटिंग प्रोसेस में फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया। ये तो हो गया ना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो उसके जमाने में था 1869 में, फिर आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहां पे बना लेते हैं। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सिर्फ इतनी सी चेंजिंग की कि उसने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेस की बजाय एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि एक्चुअली मेंडलीव का ही किया हुआ काम था, उसको अपडेट करके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने अभी डिजाइन किया है साइंसदानों ने, तो उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को उसी तरह अरेंज रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर वो एक कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है जिसकी बुनियाद पर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। मेंडलीव ने एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पर एटम्स को अरेंज किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को देखा जाता था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को भी देखा जाता है, प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखा जाता है, जिसमें स्पेशली एटम्स की जो सिमिलैरिटी है और डिफरेंसेस ये भी देखी जाती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहा है। एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर एटम्स को इसमें अरेंज किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, और केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को भी डिस्कस किया गया। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। अब फास्ट फॉरवर्ड तेजी में आपको जरा मैं खुलासा बताता हूं कि पीरियोडिक टेबल बहुत सारे केमिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें मेंडलीव
थोड़ा सक्सेसफुल रहा। इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया इसमें उसने एटम्स को एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर अरेंज किया। उस पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्टेबल था, रिलायबल था, हर बंदे ने तारीफ की, हर बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया। वक्त के साथ साथ नॉलेज बढ़ गया, अपडेट हुआ, हमारे पास फैसिलिटीज ज्यादा आई, हमने एटम्स को ज्यादा अंदर तक देखने की कोशिश की। तब हमने इसी के मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एटम्स को एटॉमिक मैसेस की बजाय एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का पता चला, वो भी हमने इसमें एडअप कर दिया, और केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हमने मजीद देखना स्टार्ट कर दिए। सो क्या हुआ कि एक थोड़े नॉलेज से ज्यादा नॉलेज की तरफ, पुरानी चीज को अभी यहां पर हमने सिर्फ एक एटॉमिक मासेस वाले प्रॉपर्टी को रिप्लेस किया, बाकी हमने सारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही लिया, उसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया। आई होप समझ आ गया होगा। इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, क्योंकि क्लास 9th में पूरा पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है और वहां पर तो आपने डिटेल से पढ़ लिया होगा ये पीरियोडिक टेबल वाला सारा प्रोसेस, ठीक है। और अगर इन केस आपने नहीं भी पढ़ा तो मेरी वीडियोस जो क्लास 9th के लिए मैं बना रहा हूं, तो क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 है गालिबन, या 3 है 4 है, आप क्लास 9th की जो वीडियोस हैं वहां पर जाएं, उसमें पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर निकालें और उस पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को डिटेल से पढ़ें, तो आपको बहुत ज्यादा समझ आ जाएगा। मजीद अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, आपके बुक में हल्का सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि मेंडलीव साहब ने क्या काम किया और फिर उसमें क्या एवोल्यूशन आई, क्या अपडेट आया, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बातें हुई। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका सीरियल नंबर 1.3 है, जिसका टाइटल है साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री। अब साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री क्या होता है, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। हमने पैराडाइम्स जो था वो चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ लिया कि पैराडाइम्स क्या है, जनरल पैराडाइम क्या होता है। फिर हमने साइंटिफिक पैराडाइम्स पढ़ा। अब हम साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तीनों अलग अलग चीजें हैं, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, मजीद स्पेसिफाई कर रहे हैं हम इस वक्त। पहले हमने पैराडाइम पढ़ा, फिर हमने साइंटिफिक पैराडाइम पढ़ा, अब हम साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या होता है ये? होता ये है कि एक मटेरियल मेरे पास ये एक मटेरियल है सपोज, ठीक है, ये एक मटेरियल है। अब ये एक मटेरियल के बारे में मैंने कुछ आइडियाज और कुछ रूल्स बनाने हैं। अब वो आइडियाज और रूल्स कैसे बनेंगे? वो आइडियाज और रूल्स जब तक मैं इसके ऊपर कोई खास किस्म के एक्सपेरिमेंट्स ना करूं, मैं कोई टास्क इसके ऊपर परफॉर्म ना करूं, जब तक मैं इसकी एनालिसिस ना करूं, तो मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया, कोई भी रूल नहीं बना पाऊंगा। ठीक हो गया? तो ऐसे आइडियाज और रूल्स जो मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं इस मटेरियल के बारे में। सर जी क्या एक्सप्लेन करें? मुझे एक्सप्लेन करें कि ये इंटरेक्ट कैसे करता है और मटेरियल्स के साथ, मुझे एक्सप्लेन करें कि ये किस तरह बिहेव करता है बाकी मटेरियल्स के साथ। ठीक है, अब मैं ये एक्सप्लेन कब होगा? जब मैं दूसरे मटेरियल्स के साथ इसको इंटरेक्ट करूंगा, बिहेव करूंगा। बात समझ आ रही है? सो एक्चुअली साइंटिफिक पैराडाइम्स केमिस्ट्री में क्या होता है, ये वो आइडियाज हैं और वो रूल्स हैं जो हमारी मदद करते हैं एक्सप्लेन करने में। क्या एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं? मटेरियल्स के बिहेवियर और मटेरियल्स के इंटरेक्शन के बारे में। सर ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जनाब ये एक्सप्लेन तब करेंगे जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, या कोई एनालिसिस वगैरह हम करेंगे। तो इस बिना पर हमारे पास आइडियाज और रूल्स आएंगे किसी भी मटेरियल के बारे में। सादा अल्फाज में एक दफा फिर दोबारा बता देता हूं, साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री का मतलब ये है, यानी साइंटिफिक पैराडाइम्स का केमिस्ट्री में मतलब ये बनता है कि वो तमाम आइडियाज या वो तमाम कवानीन, वो तमाम नजरियात है, वो तमाम कवानीन जो हमारी मदद करते हैं किसी मटेरियल की वजाहत करने में। अब मटेरियल की वजाहत करने में कौन सी वजाहत में? जो कि हमें उसके बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन दे या उसके दूसरे के साथ तामुल करने में, इंटरेक्शन करने में मदद दे। सर ये आइडियाज और ये रूल्स कैसे हमारे पास आएंगे? वो जनाब हमारे पास आएंगे जब हम तजर्बे करेंगे, उसके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे या उसका जायजा लेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो उससे हमारे पास कुछ आइडियाज डेवलप होंगे, कुछ रूल्स डेवलप होंगे। वो आइडियाज और वो रूल्स हमारी मदद करेंगे
कि वो मटेरियल्स के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, चाहे वो बिहेवियर के बारे में हो या इंटरेक्शन के बारे में हो। सादा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? ओके गाइज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका सीरियल नंबर 1.4 है और जिसका टाइटल बनता है कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री। अब इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके टाइटल को समझने की कोशिश करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए कि जो वर्ड कॉन्फिडेंस है इसका मतलब होता है ट्रस्ट या फिर ट्रस्ट वर्दी होना। ट्रस्ट यानी एतमाद या ट्रस्ट वर्दी, एतमाद के काबिल होना। ये किस बारे में बात की जा रही है मैं आपको समझाता हूं, पहले सिर्फ लफ्जी मतलब समझिए। और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जिसमें आपको शक हो, जिसमें आपको थोड़े बहुत शक व शुबात हो, एम्बिग्विटीज हो। ठीक है, तो उसको अनसर्टेनिटी कहा जाता है। अब इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस और अनसर्टेनिटी केमिस्ट्री के अंदर ये दो वर्ड्स किस लिहाज से इस्तेमाल होते हैं हम उसको देखते हैं। देखिए, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो उस एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं। अब वो रिजल्ट्स क्या एतमाद के काबिल हैं या नहीं है, या उसमें शक व शुबात की गुंजाइश बाकी रहती है या नहीं रहती, इन सवालात का जवाब देने के लिए हमें मुख्तलिफ तरीके अपनाने पड़ते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स, स्ट्रेटजीज या टूल्स को अपनाना पड़ता है कि आया मैंने जो रिजल्ट मेरे पास आया ये ट्रस्टवर्दी है, ये कॉन्फिडेंस के काबिल है, या ये अनसर्टेनिटी इसमें पाया जाता है, इसमें थोड़ा बहुत शक व शुबहात पाया जाता है। तो ये सवालात के जवाबात को ढूंढने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, कुछ टूल्स अपनाते हैं। आपकी इस बुक में किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रिसाइज, एक्यूरेट, एग्जैक्ट रिजल्ट को मालूम करने के लिए 5 मेथड्स के बारे में बताया गया, जिसके जरिए हम उनके रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं कि क्या ये एतमाद के काबिल है, नहीं है, प्रिसाइज वैल्यू है या नहीं है। तो बुक में जो कॉन्फिडेंस और अनसर्टेनिटी किसी भी रिजल्ट के हवाले से मालूम करने हो तो उनके लिए 5 टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें पहला है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, पी वैल्यूज, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसियन प्रोबेबिलिटी एंड क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। हम वन बाय वन इन मेथड्स को पढ़ेंगे कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है केमिस्ट्री की रिजल्ट्स में कॉन्फिडेंस मालूम करने के लिए या केमिस्ट्री के रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए। ठीक है, सादा अल्फाज में दोबारा बता देता हूं कि जब भी कोई रिजल्ट हमारे पास आता है, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उससे हमारे पास रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट वो कितना एतमाद के काबिल है, जिसको हम सर्टेन कॉन्फिडेंस कहते हैं, और वो कितने उसमें शक व शुबात पाए जाते हैं, जिसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो जब कोई रिजल्ट आता है तो कितना काबिल एतमाद है और कितना नहीं है, इस चीज का जवाब मालूम करने के लिए हम ये 5 मेथड्स अप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास आंसर आ जाता है कि क्या ये चीज 100% काबिल यकीन है या 95% काबिल यकीन है या कितने परसेंट इसमें एरर्स हैं। ये जवाबात क्लियर हो जाते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी हम इन मेथड्स को पढ़ेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका सीरियल नंबर 1.4 बनता है और जिसका टाइटल है कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर हम इनके वर्ड्स के मीनिंग समझ लें तो हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जिस तरह कॉन्फिडेंस का मतलब आपको पता है कि एतमाद या एतमाद के काबिल, कॉन्फिडेंस, और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डाउट्स, एम्बिग्विटीज, जिसमें शक व शुबात पाए जाएं। अभी इन दो लफ्ज का इस केमिस्ट्री में क्या लेना देना है, अब हम ये जरा देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हम केमिस्ट्री में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं। राइट, वो रिजल्ट्स कितने एतमाद के काबिल हैं, कितने प्रिसाइज हैं, एक्यूरेट है, या कितने उसमें शक व शुबात पाए जाते हैं,
कितने उसमें एम्बिग्विटीज पाई जाती हैं, कहां वो एतमाद के काबिल नहीं है। अब ये मालूम करने के लिए कि क्या वो एतमाद के काबिल है या नहीं है, अगर एतमाद के काबिल है तो कितने परसेंट है, और अगर उसमें शक व शुबात पाई जाए तो कितने परसेंट है, इन सवालात के जवाबात को मालूम करने के लिए हम केमिस्ट्री में चंद तरीके अपनाते हैं, चंद स्ट्रेटेजीज हैं जिसको अपनाते हैं, चंद टूल्स हैं जिसको अपनाते हैं। वो 5 टूल्स हैं: कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, पी वैल्यूज, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसियन प्रोबेबिलिटी एंड क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। मैं दोबारा समझा देता हूं। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में जो हमारे पास रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट कितने एतमाद के काबिल होते हैं और कितने उसमें शक व शुबात होते हैं, इन सवालात के जवाबात का पता लगाने के लिए हम ये 5 स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। हम 1 बाय 1 एक एक स्ट्रेटेजी को पढ़ते जाएंगे और इससे हमें आइडिया मिलता जाएगा कि अगर किसी रिजल्ट पे हमें कॉन्फिडेंस है तो वो कितना होगा, और अगर उसमें हमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है तो वो कितनी होगी, और वो किन किन मेथड से हमारे पास आएगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको ये पढ़ाता जाऊंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो ये टॉपिक मजीद आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉन्फिडेंस और अनसर्टेनिटी केमिस्ट्री के अंदर मालूम करने के लिए हमारे पास 5 स्ट्रेटेजीज थी जो हमने डिस्कस किए। 1 बाय 1 उन स्ट्रेटेजीज को तफसील से अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टूल था कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बारे में मैं आपको पहले हल्का सा एक रिव्यू दे देता हूं, ये है क्या। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमेशा परसेंटेज में फाइंड आउट किया जाता है, हमेशा ये परसेंटेज में आपको अपनी वैल्यू देगा। कैसे देगा, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। कॉन्फिडेंस इंटरवल का वैसे मतलब ये होता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा और उससे मेरे पास रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट कितना प्रिसाइज होगा, कितना एक्यूरेट होगा और कितना उसमें शक की गुंजाइश होगी, लेकिन ये दोनों परसेंटेज में, यानी कितना परसेंट मेरा रिजल्ट ठीक होगा और कितने परसेंट उसमें शक की गुंजाइश होगी, ये कि इस किस्म की कैलकुलेशन हमें कहलाती है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को हमेशा परसेंटेज में मेजर किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है कि कितनी एक्यूरेट मेरे रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास और कितना परसेंट इसमें शक व शुबात की गुंजाइश हो सकती है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। एक फार्मासिस्ट उठता है और वो क्या करता है कि एक जार के अंदर कोई सा भी सॉल्यूशन ले लेता है और उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो होती है 0.50 मोलर। ये उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। ठीक हो गया। और वो कहता है कि इसमें जो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इस सॉल्यूशन का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो है 95%। अब आप देखें कि वो फार्मासिस्ट ही कहना चाह रहा है कि मैंने जो ये सॉल्यूशन लिया 0.50 मोलर, ये 95% मैं श्योर हूं कि 0.50 मोलर कंसंट्रेशन ही होगी, यानी इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.50 मोलर ही होगी। और वो उस पर कितना यकीन से बात कर सकता है, वो 95% यकीन से बात कर सकता है, यानी उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, 95%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 5% अभी भी उसको शक है कि 95 से आगे भी हो सकता है, 95 से पीछे भी हो सकता है। ठीक है, यानी 95 से आगे और पीछे 5%, इनके बीच में कहीं पे 95 आएगा तो उसको 95% श्योर है, यानी कि 0.50 मोलर, ये हो जाएगा 0.51, ये हो जाएगा 0.52, अगर हम पीछे आते हैं तो ये हो जाएगा 0.49, 0.48। ठीक है, अगर हम एक वैसे ही स्केच बना लें इस तरह का, इसी की कैलकुलेशन का 95% एक कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ, तो हमें यहां से देख के साफ समझ आ रहा है कि जब एक फार्मासिस्ट एक सॉल्यूशन की 0.50 मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को
95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ मेजर कर रहा है, तो वो कहना ये चाह रहा है कि 95% तो मैं श्योर हूं कि ये 0.50 है, 5% मुझे शक है कि 0.51 भी हो सकता है, 0.52 भी हो सकता है, 0.49 भी हो सकता है, 0.48 भी हो सकता है। अब ये जो यानी वो उसको ये लगता है कि जो 5% मेरा जो शक का गुंजाइश है उसके अंदर अंदर मेरा रिजल्ट आना है, यानी जो इंटरवल है ये मेरे पास, जो एग्जैक्ट आंसर होगा 0.50 इसके अंदर अंदर ही होगा। बात समझ आ रही है? दोबारा सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये होता है कि जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं, उससे जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट पे मुझे कितने % यकीन है। और आपकी बुक में जो मिसाल दी हुई है कि एक फार्मासिस्ट एक सॉल्यूशन लेता है जिसकी कंसंट्रेशन 0.50 मोलर है और उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% वो क्लेम करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि 95% उसको यकीन है कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.50 है। 95% यकीन है, 100% नहीं है। 95% उसको यकीन है कि ये जब मैं इसमें 0.50 मोलर डाल रहा था तो यार ठीक है 0.50 मोलर ही होगी, लेकिन 95% यकीन है, 100% नहीं है। 5% उसको शक शुबहात है। तो अगर मैं ये 0.50 मोलर को एक स्केल पे ड्रॉ करता हूं तो 5% है, तो मैंने 5 इसके क्वांटिटीज ही लिखी हैं, तो 0.50 बीच में है, तो 2% इधर मैंने बढ़ा दिया, 2% इधर बढ़ा दिया और एक ये हो गया 5% जो शक वाली बात है। तो वो फार्मासिस्ट के कहने का मतलब ये है कि 95% मुझे यकीन है कि मेरा सॉल्यूशन 0.50 मोलर है, लेकिन 5% जो मुझे शक है वो ये है कि इन कैलकुलेशंस के बीच में ही कहीं पे मेरी एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू होगी। ठीक है? तो सादा अल्फाज में ये कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज में मेजर किया जाता है, जिसमें वो बंदा या जो भी केमिस्ट है, साइंटिस्ट है, वो एक्चुअली डिक्लेयर करता है कि मेरा इस रिजल्ट के ऊपर इतने % यकीन है। 100% यकीन है, इसका मतलब है कॉन्फिडेंस इंटरवल 100% है, जिसमें शक की गुंजाइश 0% होगी। एक और एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% है, तो इसका मतलब है कि 99% आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कैलकुलेशन, I would be having some doubt only for 1%. That's it. ठीक है? आई होप समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कर दिया करें नीचे। मैं सेम टॉपिक को 10,000 तरीकों से पढ़ा सकता हूं, ठीक है? और यही मेरा काम है और यही मेरी हॉबी है। तो अगर आपको टॉपिक समझ ना आया करे, नीचे कमेंट कर दिया करें, मैं आपको और डिफरेंट मिसालों से और डिफरेंट तरीकों से और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज और मेथड से पढ़ा लूंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पी वैल्यूज। और पी वैल्यूज को पढ़ाने से पहले हमेशा की तरह आई एम गोना टेल यू सम ओवरव्यू ऑफ रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नाउ पी वैल्यूज क्या है? पी वैल्यूज असल में जब हम कोई केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उससे एक रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के ऊपर जब हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक के रूल और थोड़ा सा मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास पी वैल्यूज आती हैं। पी वैल्यूज एक्चुअली हमें बताती हैं कि जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो रिजल्ट क्या काबिल एतबार है, मीनिंगफुल है, या फिर वो वैसे तुक्का लग गया, रैंडमली आ गया। ठीक है? तो पी वैल्यूज हमें सिर्फ ये बताती हैं कि जो रिजल्ट हमारे पास केमिस्ट्री, केमिकल्स या किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो पी वैल्यूज मेरे पास आया है वो रिजल्ट या तो वो मीनिंगफुल होगा, एतबार के काबिल होगा, या फिर वो तुक्का लग गया होगा जिसको हम रैंडम बोलते हैं। तो हमने पी वैल्यू से सिर्फ दो ही चीजें मालूम करनी होती हैं, या तो रिजल्ट मीनिंगफुल है या वो रिजल्ट रैंडम है, या तो वो रिजल्ट एतबार के काबिल है या वो रिजल्ट वैसे मेरा तुक्का लग गया था, चांस हो गया और बस वो रिजल्ट अच्छा आ गया। बात समझ आ गई? पी वैल्यू के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये समझनी है कि पी वैल्यूज जितनी स्मॉलर होती हैं उतना ही रिजल्ट हमारा ज्यादा मीनिंगफुल होता है। ठीक है? अब ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको मिसालें देता हूं। हमारी जो फेडरल बोर्ड की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसमें एक मिसाल दी हुई है और एक मिसाल मैंने खुद से ऐड की है आपको समझाने के लिए। एक ट्राई करते हैं। देखें, हम लैब में, केमिस्ट्री लैब में अक्सर कैटलिस्ट यूज करते हैं और कैटलिस्ट के बारे में आपको पता है कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होती है जो केमिकल रिएक्शंस में अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारा रिएक्शन तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। ठीक है?
एक कैटलिस्ट जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे अपने लैब्स में, सही था, काम कर रहा था, हमारा निजाम चल रहा था केमिकल रिएक्शंस में, लेकिन लैब में हमने एक न्यू कैटलिस्ट बनाया और उसका टेस्ट किया, और वो उसका जब टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का पी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 0.01 आया। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास सिर्फ 1% शक है, मतलब वो 1% चांस है, शक नहीं बोलूंगा, चांस बोलूंगा, कि 1% चांस है कि मेरा रिजल्ट में मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि 99% मेरा रिजल्ट मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल, बात समझ आ रही है? पी वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी, इसका मतलब है उसके जो रैंडम होने के चांस है उतने ज्यादा कम होंगे। ये जो है 1% चांस है कि ये रैंडम होगा। रैंडम का मतलब होता है, यहां पर केमिस्ट्री में रैंडम का मतलब है तुक्का लग जाना। तो पी वैल्यू मेरी इतनी छोटी आई, 0.01% आई, यानी अब मैं जो पुराना कैटलिस्ट यूज करता था वो तो था, लेकिन अब जब मैंने नया कैटलिस्ट यूज किया तो उसकी पी वैल्यू आई मेरे पास 0.01%, 0.01। अब 0.01 का मतलब ये है कि इसका जो रैंडम होने की प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 1% है। जिसका मतलब ये हुआ कि मीनिंगफुल रिजल्ट है मेरा 99%। 99% मैं काबिल एतबार हूं इस नए कैटलिस्ट के ऊपर। ये कैटलिस्ट अब मार्केट में या फिर केमिस्ट्री लैब्स में लॉन्च करने के लिए रेडी है। एक और मिसाल देता हूं और अच्छा समझ जाएगा। देखिए, मार्केट में नजला जुकाम के लिए, फ्लू के लिए बहुत सारे मेडिसिन यूज हो रही हैं इस वक्त, ठीक है। अगर हम कोई पुराने मेडिसिन जो यूज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रिवेल कर रही हैं, वो तो ठीक है, काम कर रही हैं। अब एक नया मेडिसिन हम लॉन्च करते हैं, वो नए मेडिसिन की जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उससे जो हमारे पास पी वैल्यू आती है वो आती है 0.03। अब क्या मतलब हुआ 0.03? 0.03 का मतलब यह हुआ कि सिर्फ 3% चांस हो सकता है कि मेरा रिजल्ट रैंडम हो, जबकि 97% मेरा रिजल्ट क्या है? मीनिंगफुल है। जिसका मतलब यह हुआ कि 97% ये एतबार के काबिल है, ये नया जो मेडिसिन हमने एक्सपेरिमेंट किया, परफॉर्म किया और उससे जो रिजल्ट है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि पी वैल्यू जितनी छोटी थी उतना हमारे पास रिजल्ट मीनिंगफुल आया है। ठीक हो गया? बस हल्का सा मैं बता देता हूं कि पी वैल्यूज का बेसिक मकसद ये होता है कि जब हम केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और उससे एक रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के ऊपर हम थोड़े से स्टैटिस्टिक्स के रूल्स अप्लाई करते हैं। उस रूल से हमारे पास पी वैल्यू आती है। पी वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना हमारा रिजल्ट ज्यादा मीनिंगफुल होगा। पी वैल्यूज हमें यह बताते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है या तो वो काबिल एतबार है, मीनिंगफुल है, या फिर वो रैंडम है, वैसे ही तुक्का लग गया। तो यहां पर जनाब चांसेस हमारे पास कम है तुक्का लगने के, जबकि मीनिंगफुल ज्यादा है 97%। तो अब इसका मतलब है कि ये जो न्यू मेडिसिन है फ्लू की, ये हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे यहां पर जो हमारे पास न्यू कैटलिस्ट था उसमें 99% उसकी मीनिंगफुल था, वो रैंडम होने के सिर्फ 1% चांस था। इसका मतलब है कि 99% हम श्योर हैं कि ये न्यू कैटलिस्ट यूज करने के काबिल है केमिस्ट्री लैब्स के अंदर। डन हो गया? अच्छा, और एक बात और याद रखिएगा कि हमारे पास जो पी वैल्यूज हैं ये जितनी ज्यादा छोटी होंगी, कितनी छोटी होंगी, मतलब ये कि इसकी जो रेंज है वो 0.01 से 0.04 के बीच में होनी चाहिए। ये पी वैल्यू की ये आइडियल रेंज है। ठीक है, ये आइडियल रेंज है हमारी पी वैल्यूज की। ठीक है, अगर हमारे पी वैल्यूज 0.01 से 0.04 के बीच में आते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो मीनिंगफुल है। लेकिन अगर मेरा रिजल्ट 0.05 हुआ तो फिर वो रिजल्ट मीनिंगफुल इतना कंसीडर नहीं किया जाता साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में हमारी कोशिश यही होती है कि
95% से ज्यादा ही मीनिंगफुल हो हमारे पी वैल्यूज या हमारे जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि 0.05 का मतलब है कि 5% रैंडम है, 95% मीनिंगफुल है। तो 95% हमें साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर नहीं चाहिए होता, हमें 95% से अबव चाहिए होता है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ये कहती है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सारी चीजों में हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, 0.05 की पी वैल्यू को भी एक्सेप्ट होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। लेकिन बात ये है कि अगर हमारी पी वैल्यू 0.05 से नीचे नीचे आए तो उसी रिजल्ट्स को हम ज्यादा मीनिंगफुल कंसीडर करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया दोबारा देखें, फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट कर दें, मैं किसी नए तरीके से समझा दूंगा आपको, ठीक है? अलग वीडियो बना के, अलग मेथड से, अलग एग्जाम्पल से, अलग स्ट्रेटेजीज और अल्फाज के चुनाव से। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इन दोनों के माबैन, इन दोनों व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। But before discussing this topic, let me give you an overview and how we are going to tackle this topic. The thing is, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ाने के लिए जो स्ट्रेटेजी मुझे अपनानी पड़ेगी वो ये कि मुझे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन आपको समझाना पड़ेगा और फिर स्टैंडर्ड एरर। अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा तो आपको समझ भी बहुत ज्यादा जल्दी आ जाएगी, ठीक है? नाउ सॉरी, फर्स्ट मूव टू द टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, देखें सबसे पहले इसका लफ्जी मतलब समझे। डेविएट का मतलब होता है बदलना। इसी तरह बदलने के लिए हम अंग्रेजी में एक लफ्ज यूज करते हैं चेंजेबल या चेंजिंग। इसके अलावा एक और लफ्ज यूज होता है वेरीज। वेरीज वेरीज का मतलब ये होता है बदलना, चेंज, ठीक है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें थोड़ा सा आइडिया ये हो रहा है कि एक्चुअली ये कुछ ऐसे नंबर्स होंगे या कुछ ऐसे डाटा होगा जो थोड़ा बहुत बदलता होगा, ठीक है? उसके मैं आपको मिसाल देता हूं, मिसाल से आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मान लीजिए कि मैंने बॉइलिंग ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या किया, पानी को बॉयल करना स्टार्ट किया और मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कौन से टेम्परेचर पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट टू फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। In the very first attempt, I've got 102 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मुझे 100.2 सेल्सियस पे पानी ने बॉयल करना शुरू कर दिया। मैंने एक दूसरा पानी लिया नॉर्मल रूम टेम्परेचर का, उसको बॉयल करना स्टार्ट किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आया 99.8, तीसरे का आया 100, फोर्थ अटेम्प्ट जब मैंने किया तो 100.1 एंड थर्ड का आया 99.9 सेल्सियस। तो ये मैंने 5 अटेम्प्ट्स किए। अब आप देखें कि हर बार जब मैं बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूं तो इनके रीडिंग्स में थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। पानी मैंने चेंज नहीं किया, वही पानी है, मैं बार बार उसको बॉयल करने के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट नोट डाउन कर रहा हूं। मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स में मुझे आंसर थोड़े बहुत बदले हुए नजर आए, थोड़ा बहुत। आप देखिए इसमें सब में थोड़ा 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 फर्क है। ये जो फर्क है इनकी रीडिंग्स में, ये जो डिफरेंस आ रहा है, माइन्यूट थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस आ रहा है, ये कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी जो मेरा डाटा आया है इसमें कितनी चेंजिंग आ रही है, ये चेंजिंग कहलाती है स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज व्हाट आई हैव रोट डाउन ऑन द व्हाइट बोर्ड, दैट स्टैंडर्ड डेविएशन शोज हाउ मच डाटा वेरीज, हाउ मच डाटा चेंजेस. So that changing entity, the numbers which are changing in my multiple attempts, they are actually called standard deviation. Nothing to worry about. That is a very simple and easy topic to understand. Got it? चलिए अब समझते हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या है। देखिए, मैंने जो पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मैंने 5 अटेम्प्ट्स किए जस्ट टू फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और हर बारी मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में रीडिंग्स जो आ रही हैं वो अलग अलग आ रही हैं, वो अलग अलग रीडिंग्स तो स्टैंडर्ड डेविएशन कह रही हैं। लेकिन अगर मैं ये जो नंबर्स हैं, ये जो डाटा मेरे पास है, अगर मैं इसका एवरेज लेता हूं और उस एवरेज से कोई भी आंसर आ गया, XYZ कोई भी आंसर, और फिर मैं थोड़ी देर बाद या अगले रोज दोबारा ये 5 अटेम्प्ट्स करता हूं, उससे भी आंसर फिर वही XYZ आ रहा है,
उसके बाद फिर कभी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं और उनका एवरेज लेता हूं तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फिर XYZ आ रहा है। तो अगर मैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर रहा हूं, बार बार सेम स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है और उनका एवरेज भी सेम आ रहा है, तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड एरर। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब तो ये हो गया ना कि मैं जो भी रीडिंग्स ले रहा हूं किसी भी प्रैक्टिकल उसमें एक्सपेरिमेंट में, तो मेरे रीडिंग्स में थोड़ा बहुत चेंज होगा। वो जो थोड़ा बहुत चेंज होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इन नंबर्स का एवरेज लूं, जब मैं इन नंबर्स का एवरेज लूंगा तो मेरे पास कोई एक आध रिजल्ट आएगा। अगर मैं इनका एवरेज लेता हूं और मेरे पास XYZ आ जाता है, मैंने मिसाल दे रहा हूं, XYZ तो अल्फाबेटिक एक्सप्रेशन है, मैं हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, राइट। यानी अगर मैं 100.2, 99.8, 100, 101, 99.9, अगर मैं इनको आपस में ऐड करता हूं और फिर 5 अटेम्प्ट्स है, डिवाइड बाय 5 करता हूं, यानी एवरेज लेता हूं, उससे मेरे पास कोई नंबर आएगा जिसको मैं वैसे ही अपने ख्याल में आपको समझाने के लिए मैं उसको कहता हूं XYZ। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज लूं और एवरेज से मेरे पास एक रिजल्ट आए और मैं अगले रोज दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं और फिर मेरे पास XYZ आए, अगली बारी फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं और उस स्टैंडर्ड डेविएशन के एवरेज का फिर रिजल्ट XYZ आए, यानी बार बार जो स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज ले रहा हूं और उसका रिजल्ट सेम आए, वो सेम रिजल्ट हमारे पास कहलाता है स्टैंडर्ड एरर। आई होप अब तो अच्छा समझ आ गया होगा। मेरे लिए यू डोंट नो गाइस कि हाउ मच डिफिकल्ट फॉर मी टू यूज दैट सिंपल उर्दू लैंग्वेज, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ पठान फैमिली, और मैं बीइंग पठान मेरी उर्दू बहुत गलतियां होती हैं मेरी उर्दू में। सो पता नहीं किस तरह से मैं ये उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश इज द इजीएस्ट पार्ट फॉर मी टू स्पीक विद यू गाइज, बिकॉज सारी जिंदगी इंग्लिश में पढ़ाया और इंग्लिश में खुद पढ़ा, सो दैट इज एक्चुअली माई डोमेन, दैट्स माई कप ऑफ टी। इंग्लिश में पढ़ाना आसान है, उर्दू में पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल इसलिए है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पठान, और पठान बनने की का के की गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं जिस उर्दू में आपसे बात कर रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा मतलब आपको समझ आने वाला, यानी इसको क्या कहते हैं, इजी उर्दू बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। सो मेरी अगर कोई गलती हो जाती है मेरी लैंग्वेज में तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। बहरहाल ये है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ी बहुत गलतियां, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में अगर मेरा डाटा के जो नंबर्स हैं वो थोड़ा बहुत चेंज है, वेरी कर रही हैं, चेंज हो रही हैं, डेविएट कर रही हैं, तो वो नंबर्स जो चेंज हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज लेते हैं और उस एवरेज जो भी रिजल्ट आया, और हर बार जब मैं परफॉर्म करूंगा और मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज लूंगा और वो तमाम एवरेज सेम है, उन एवरेज में चेंजिंग्स नहीं आ रही, तो वो फिर कहलाता है स्टैंडर्ड एरर। ठीक हो गया। यही बात मैंने तो लिखी है कि इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो एवरेज वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की, इफ इट रिमेन्स द सेम देन इट बिकम्स द स्टैंडर्ड एरर। बिल्कुल हलवे की तरह आसान है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात कि स्टैंडर्ड एरर अगर 0.1 है तो ये कंसीडर किया जाता है बेहतरीन। मिसाल तौर पर अगर मैं यहाँ पर अपने सेंटीग्रेड में मैंने सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए एक्सपेरिमेंट के, तो अगर मैं यहाँ पर ये एज्यूम करता हूँ, अगर मैं इनका एवरेज लेता हूँ और एवरेज इनका आता है 0.1, यानी 0 जितना कम हो, 0 हो जाए 0 एरर तो फिर तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर 0.1 आ जाता है स्टैंडर्ड एरर तो वो रीडिंग बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट और एक्यूरेट मानी और समझी जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया एक बार दोबारा देख लें। ठीक है, थैंक यू गाइज। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेजियन प्रोबेबिलिटी। बेजियन प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं पहले 3 मिसालें दूंगा, 2-3 मिसालें देने के बाद अगर मैं टॉपिक की तरफ मूव करूंगा that would become quite easy for you guys to understand that topic. Okay, now चले मान लेते हैं कि एक फर्ज करते हैं, वैसे एक assumption करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लेते हैं कि एक पेशेंट जिसकी तबीयत खराब हुई और वो डॉक्टर के पास गया। जब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट की, उसको थोड़ा सा डायग्नोज किया और उसको उसकी फिजिकल कंडीशन से डॉक्टर को ये लगा कि इस पेशेंट को
खांसी है, नॉर्मल खांसी है, कफ है। लेकिन डॉक्टर ने अपनी कंफर्मेशन के लिए कुछ टेस्ट लिखे, मेडिकल टेस्ट लिखे। वो पेशेंट गया, उसने अपने टेस्ट वगैरह करवाए और वो रिपोर्ट्स लेकर जब दोबारा डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने जब उसके रिपोर्ट्स पढ़े, उसके रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद उस पता चला कि नहीं, इस पेशेंट को खाली खांसी नहीं थी, यानी जस्ट कफिंग नहीं था, बल्कि इसको तो निमोनिया था। तो क्या हुआ, सबूत की बुनियाद पर, उसका जो पुराना आइडिया था, सबूत की बुनियाद पर अब वो पुराना आइडिया अपडेट हो गया। ये जो पुराना आइडिया सबूतों की बुनियाद पर अपडेट हो जाए, ये जो ख्यालात जो पहले थे, नए सबूत आने की वजह से जो पुराने ख्यालात अपडेट हो जाए, ये अब अपडेटिंग ऑफ आइडिया एक्चुअली बेजियन प्रोबेबिलिटी कहलाता है। दूसरी मिसाल से समझाता हूं। फर्ज करें कि आप एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसमें एक क्वेश्चन, आप एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं और एमसीक्यूज में आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, आपको लगता है ऐसा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अचानक यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 तक जब आप पहुंचते हैं तो आपको बहुत सारे हिंट्स मिल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड। और जब आप क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि जो 5 का मैं ए समझ रहा था, एक्चुअली ए नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने आगे कुछ ऐसा अपडेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ लिया जिसकी बुनियाद पर अब आपको श्योर हो गया, यकीन हो गया कि मेरा जो पुराना नॉलेज था या आइडिया था या एजम्पशन थी वो ठीक नहीं है, बल्कि अपडेटेड नॉलेज जो मेरे पास आई उसका वो जो आइडिया होगा, अपडेटेड आइडिया, ये कहलाता है बेजियन प्रोबेबिलिटी। चलें अब तीसरी एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि संडे वाले दिन आपके घर में काफी सारे मेहमान आए, जिनमें आपके दोस्त भी थे, जो आपके बहुत ज्यादा चढ़ी बड़ी किस्म के लंगोटी दोस्त थे, वो भी आए, और उसमें कुछ आपके रिलेटिव्स वगैरह भी आए। जब शाम को ये सब लोग चले गए तो आपका मोबाइल गायब हो गया। अब आपको शक अपने दोस्तों पे है कि क्योंकि दोस्त हैं, ये शपाटर किस्म के दोस्त हैं, तो हो सकता है दोस्तों ने मस्ती की हो या दोस्तों में से कोई बंदा मेरा मोबाइल अपने साथ ले गया हो। अब ये आपकी पहली एजम्पशन है, पहला आपका आइडिया, ये तस्वर आपका बना है कि हो सकता है मेरे दोस्तों में से कोई मेरा मोबाइल उड़ा के ले गया हो। फिर आप अपने घर की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और आपकी सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि आपके घर में जो मेहमान आए थे रिलेटिव्स में एक छोटा बच्चा था जो एक्चुअली उसने मोबाइल उठाया और देखते देखते अपनी पॉकेट में डाल के वो ले गया। अब चूंकि आपके पास प्रूफ आ गया, आपके पास अपडेटेड नॉलेज आ गई, जब आपके पास अपडेटेड नॉलेज आ गई तो आप, यानी आपका आइडिया अपडेट हो गया, सबूत, एविडेंस, प्रूफ अपडेट हो गया, तो आपने पिछले जो आपके पास एजम्पशन थी आपने उसको निगेट कर लिया और अपडेटेड एविडेंस को आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये मेथड एक्चुअली बेजियन प्रोबेबिलिटी कहलाती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ आ जाएगा। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। क्वांटिफाइंग का मतलब होता है मेजर करना, क्वांटिटी का पता लगाना, एंड अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डाउट्स, जो शक और शुभात होते हैं उनको अनसर्टेनिटी कहा जाता है केमिस्ट्री में। अब क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं केमिस्ट्री में, उससे कोई रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के सही और गलत होने के बीच में कितने हम श्योर हैं और कितना शक और शुभात है। अगर वो शक और शुभात हम फाइंड कर लेते हैं, वो कहलाता है क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। दोबारा बताता हूं, कोई भी मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उससे कोई रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट कितना ठीक है और कितना गलत, इसके बीच में कितना शक की गुंजाइश है, अगर वो शक की गुंजाइश हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो कहलाती है क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। मजीद यहां समझाने से पहले मैं आपको एक मिसाल दूंगा जो कि आपकी फेडरल बोर्ड की बुक में भी है, वही मिसाल मैं आपको समझाऊंगा। वो मिसाल समझाने के बाद वापस टॉपिक की तरफ आते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छा
क्लियर होगा। आपकी बुक में जो मिसाल दी हुई है उसमें ये कहा हुआ कि एक केमिस्ट है और वो केमिस्ट क्या करता है कि एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करता है और उसकी कंसंट्रेशन वो जब फाइंड आउट करता है तो उसको आंसर मिलता है 0.250 और प्लस माइनस 0.005। ये वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करता है किसी सॉल्यूशन की, कोई केमिकल होगा उसके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ये आ जाती है हमारे पास। अब इसका मतलब ये है, इस तरह जब लिखा है हमने तो इसका मतलब ये है कि वो केमिस्ट कहना ये चाह रहा है कि जब मैंने कंसंट्रेशन मालूम की तो 0.250 के करीब करीब मेरा आंसर आया, यानी कंसंट्रेशन जो उसने फाइंड की उसने कहा कि कंसंट्रेशन 0.250 के करीब करीब है। उसको यकीन नहीं है, ये बात याद रखिए, उसको यकीन नहीं है। क्यों? उसको शक है। कितना शक है? कितने नंबर्स का शक है? उसको 0.005 नंबर्स का शक है कि हो सकता है इतने नंबर पीछे हो कैलकुलेशन, हो सकता है इतने नंबर आगे हो। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि जो कंसंट्रेशन उसने फाइंड की है उस सॉल्यूशन की, वो कहना ये चाह रहा है कि 0.005 इस नंबर से कम भी हो सकता है। अगर हम कम करें तो ये हो जाएगा 0.245 और वो कह रहा है कि प्लस भी हो सकता है, यानी 0.255। आप देख रहे हैं वो कह रहा है कि जो 0.250 मैंने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड की है वो इसी 0.05 अनसर्टेनिटी के बीच में ही कहीं पर होगी। यानी अगर मैं प्लस 0.005 करूं या माइनस 0.005 करूं इस वैल्यू से, तो इसी के बीच में मेरी कंसंट्रेशन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आएगी। सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो जब हम केमिस्ट्री में जब भी कोई हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, हमेशा उसमें शक की गुंजाइश होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें ह्यूमन एरर आ सकता है, उसमें ऑपरेटर्स का एरर आ सकता है, उसमें केमिकल एरर आ सकता है, उसमें एनवायरमेंटल एरर आ सकता है, लैब की कंडीशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर, मॉइस्चर, हजार बातें, हमारी अपनी इंप्योरिटीज उसमें बहुत। तो बात यह है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो 100% हमारी मेजरमेंट ठीक नहीं होती। हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट तो हम कहते हैं कि यार ये रिजल्ट आया मेरे पास, लेकिन वो रिजल्ट 100% नहीं होगा, उसमें शक की गुंजाइश होगी। वो जो शक की गुंजाइश को मालूम करना है वो कहलाता है क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। वो शक थोड़ा प्लस माइनस में हम उसको लिखते हैं कि या +2 भी हो सकता है, प्लस माइनस। मिसाल के तौर पर मुझसे कोई पूछे कि आप कितना दौड़ सकते हैं, तो मैं उसको कहता हूं कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, 5 किलोमीटर मैं उसको कह देता हूं। ठीक है, अब मैंने 5 किलोमीटर बोला, अब अगले रोज देखा तो बंदा मुझे एग्जैक्ट 5 किलोमीटर के ट्रैक वो ले गया और मुझे कहता है कि दौड़ के दिखाओ, और मैंने दौड़ना स्टार्ट किया तो मैं एग्जैक्ट 5 किलोमीटर नहीं दौड़ा, बस उससे 1-2 कदम आगे या 1-2 कदम पीछे तक के दौड़ पाया और मैं गिर गया। तो वो जो 1-2 कदम आगे और 1-2 कदम पीछे है, ये जो शक मालूम करना है, यानी वो जो 2 कदम आगे +2 और +-2 जो मालूम करना है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। बाकी 5 किलोमीटर तो मेरा हो गया, अब 2 कदम 5 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ा या मैं 2 कदम 5 किलोमीटर से कम दौड़ा, इसके बीच में मेरा आंसर आ रहा है। तो वो जो 2 कदम प्लस है, जो 2 कदम माइनस है, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, और अगर मैं वो मालूम कर लेता हूं दैट इज कॉल्ड क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। अब टॉपिक की तरफ आते हैं, अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी हमें बताता है कि हमारा जो आंसर है किसी भी मेजरमेंट में वो कितना रिलायबल है। रिलायबल का मतलब ये नहीं होता कि कितना 100% एक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं, कितना रिलायबल है। रिलायबल का मतलब है कितना मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूं। ठीक हो गया, एक तो मैं ये बताता है। दूसरा में क्या बताता है क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी? दूसरा में ये बताता है कि जो हमारे शक शुबहात होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। जाहिर बात है, अगर मैंने एक केमिस्ट है उसने कंसंट्रेशन फाइंड किया किसी सॉल्यूशन का तो उसका आंसर आया 0.250, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ही माइट हैव सम डाउट्स इन हिज मेजरमेंट, दैट्स व्हाई ही एक्चुअली quantify the uncertainty and value it as 0.005.
Now we could add that number into this number or we could subtract the same number from that number. हम उसको ऐड कर सकते हैं माइनस, लेकिन इसी के बीच में रहते हुए मेरा ये आंसर आएगा। तो हमारा आंसर एक्यूरेट 100% नहीं हो सकता, रिलायबल हो सकता है। तो क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि जब हमने कोई मेजरमेंट की, उसका कोई रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के ठीक होने में और गलत होने के बीच में कितना शक है। अगर मैं वो शक की गुंजाइश फाइंड आउट कर लेता हूं, क्वांटिफाई कर लेता हूं, तो ये मेथड कहलाएगा क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। छोटा सा टॉपिक है, बस हल्का फुल्का सा समझ लें। आई होप आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा किसी और वीडियो में, बल्कि जब आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपको एक और नई वीडियो में नए अल्फाज के साथ, नए स्टाइल के साथ, नई स्ट्रेटेजीज के साथ, नए एग्जांपल्स के साथ और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, अगर समझ ना आई हो तो। अगर समझ आ गया तो फिर तो गुड हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।